अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, उन पर बातें होंगी, खबरें होंगी, उन पर तबसरे और तज्जिए होंगे, और साथ साथ आज की कहानी को कैसे भूलेंगे, क्योंकि उस कहानी में एक तो हम ना सिर्फ वो कहानी सुनाएंगे लेकिन उसमें छुपा हुआ सबक भी ढूंढेंगे। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं कि क्या है। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गाँव में एक अहमद नाम का लड़का रहता था, और अहमद बहुत ही ईमानदार और सच्चाई पसंद लड़का था। अहमद हमेशा सच बोलता था और लोगों की मदद करता था। एक दिन अहमद के गांव में एक बुजुर्ग मुसाफिर आया जो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था और भूखा भी था। अहमद ने उसे देखा और फ़ौरन अपने घर ले गया। मुसाफिर ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, बेटा तुम बहुत नेक दिल हो, अल्लाह ताला तुम्हें इसका सिला देगा। अहमद ने बुजुर्ग मुसाफिर को अपने घर में रहने की दावत दी और इसकी खूब खिदमत की। अहमद को अच्छी तरह मालूम था कि मेहमान रहमत होता है, जहमत नहीं होता है, इसलिए वो इसकी खूब खिदमत करता रहा। मुसाफिर ने अहमद की ईमानदारी को देखकर उसे एक राज बताया, और बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं एक वली हूँ, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मुझे बहुत मुतासर किया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सा इनाम लेकर आया हूँ। अहमद हैरान हो गया और पूछा कि भाई इनाम कैसा? बुजुर्ग ने अहमद को बताया कि कल सुबह तुम्हारे बागीचे में एक चमकदार रोशनी होगी, और जहाँ रोशनी होगी वहाँ ज़मीन में ख़जाना दफन है। ये ख़जाना तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई और खुलूस ने अल्लाह ताला को बहुत मुतासर किया है, इसलिए अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं और ख़जाना दे दिया है। अहमद ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और दिल में सोचा कि अल्लाह की रज़ा ही सबसे बड़ा इनाम है, मेरे लिए इसके आगे दुनियावी दौलत कुछ भी नहीं है। अगली सुबह देखा कि बागीचे में वाकई एक चमकदार रोशनी भी थी। उसने ज़मीन खोदी और वहाँ एक बड़ा संदूक पाया जिसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। अहमद ने इसमें से कुछ हिस्सा अपने गांव के गरीब लोगों में तकसीम कर दिया, बाकी सब अपने ख़ानदान की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया। उसने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने कामों में सच्चाई और ईमानदारी को बरकरार रखा। अहमद की ये बात और ये अदा जो थी ना, पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी को अपनाने लगे। और अहमद की सच्चाई ने ना सिर्फ उन्हें इनाम दिलाया बल्कि पूरे गाँव को रास्ता भी दिखाया कि अगर ईमानदारी से कोई भी काम किया जाए, सच्चाई के साथ किया जाए, तो आप देखते हैं कि उसका समर और उसका सिला अल्लाह ताला आपको देते हैं। और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें कि हम ऑनेस्ट रहें, चाहे वो हमारे ओपिनियंस हों, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, चाहे वो हमारी बातें हों, चाहे वो हमारे एक्ट्स हों, या हम अपनी जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उसको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी तरक्की जो है वो करते गए। तो आज की कहानी में छुपा हुआ ये मैसेज था और हमने आप तक पहुंचाया भी। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपसे करा देते हैं। खुर्शीद रहमानी साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, वेलकम टू द शो। साथ साथ मिराज अख्तर साहब भी गुफ्तगू में आज हमारे साथ और शो में हमारे साथ शामिल होंगे। वेलकम टू द शो। मिराज भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैचिंग करके आए? नहीं बस कैसे हैं मिराज भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल मौसम अच्छा है तो इसलिए ज़रा मूड भी अच्छा चल रहा है। आज सब लोगों का वाकई कहते हैं शहर में मूड अच्छा है। गर्मी की शिद्दत में देखिए बताऊँ क्या, एक तो गर्मी की जब शिद्दत होती है तो उसके बाद जाहिर सी बात है हर बंदा किसी न किसी तरह परेशानी के आलम में ऑफिस पहुंचता है, अपने कामों को पहुंचता है, तो उसके मूड पे इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। लेकिन बारिश वारिश होती है, ज़रा मौसम अच्छा होता है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है और इसका मूड पर बड़ा गहरा असर पड़ता है इंसान के। भाई मौसम की मुनासबत से भी कुछ सुना सकते हैं आप कि नहीं सुना सकते खुर्शीद भाई? तो अच्छे मौसम का, मौसम में ये है कि मज़ा बरसात का चाहो हाँ तो इन आँखों में आ बैठो। वाह वाह। मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, इनमें स्याही है, सफ़ेदी है, शफक है और अब्रे बहार। आहा, वाह 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 वाह, बड़ा बहुत खूब, ज़बरदस्त एंड वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी नाइस। तो जी बरसात की बात हो गई, आंखों की बात हो गई और पता नहीं शबनम की भी बात हो गई, सारी बातें हो गई। तो मौसम की सूरत हाल पे नज़र डाल लेते हैं कि आज वेदर फोरकास्ट क्या है। दिखाइए ज़रा आज टेम्परेचर्स क्या रहेंगे और मौसम कैसा होगा शहर भर में। तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वाकई कम हुई हो गई है। बड़े दिनों के बाद ये 31, 32 और 33 नंबर देखा है यहाँ पर, वरना क्या था कि 36, 37 और 38 तक टेम्परेचर जा रहे थे और बहुत गर्मी थी। और आज वाकई इसका जो है फीलिंग भी है कि क्लाउडी वेदर होने के साथ साथ जो गर्मी की शिद्दत और हब्स है उसमें भी कल की बारिश के बाद कमी आई है। कल बारिश शहर भर में यहाँ पे कैसी रही? ओवरऑल क्या सिनेरियो रहा? बहुत ज़्यादा हुई, कम हुई, और क्या सूरत हाल रही मिराज भाई सड़कों पर? अच्छा देखिए, पहले अगर गुज़िश्ता हफ्ते पे नज़र डालें ना तो कुछ इलाकों में बारिश होती थी, कुछ पर नहीं होती थी। लेकिन कल ऐसा हुआ है कि तकरीबन तमाम ही इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। लेकिन मैं ख़ुद कल जो है वो एक स्टोरी पे निकला हुआ था, तो गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क के पास जो है
उस पूरे रोड पर और नेपा चौरंगी तक इंतहाई शदीद बारिश थी। अच्छा। उसके बाद जब हमने वो मोती महल जो चौरंगी है वो उसको क्रॉस किया तो फिर हल्की हो गई, फिर एफबी एरिया में एंटर हुए तो वहाँ ज़रा हल्की थी, लेकिन कहीं हल्की और कहीं तेज़। लेकिन ये कि पूरे शहर में बारिश हुई है वक्फे वक्फे से, और यकीन कीजिए कि लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात से, क्योंकि गर्मी ने उनको बेहाल कर रखा था। वाकई ऐसा ही है। तो बहरहाल मौसम अच्छा हुआ है, और आज भी जो है महकमा मौसमियात का जो कहना है इस वीक में बारिशें हैं, तो आज भी शायद कोई उम्मीद है बारिश की। बिल्कुल ऐसे ही मौसम बेहतर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बारिशों के बाद क्या हो रहा है, दोबारा हब्स बहुत हो रहा है और उसकी वजह से भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये है कि मौसम थोड़ा सा तब्दील हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, बेहतर हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज पर भी नज़र डाल लेते हैं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल गए और हबरेवर रोड आए, चंडीगढ़ रोड के माड़ी और दीगर इलाकों का दौरा किया। बारिश के बाद की जो सूरत हाल थी वो उन्होंने कहा कि कंट्रोल में है। मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा लिया, शिकायतें मौसूल होती रहती हैं नशेबी इलाकों से भी और उनका जायज़ा लेने के लिए डिप्टी मेयर ने कहा कि मैं खुद निकला हूँ। शहर की तमाम जगह जो है वो चॉकिंग पॉइंट्स वगैरह इसलिए क्लियर किए गए हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो कहीं इकट्ठा ना हो सके। इसके अलावा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचूहो और सेक्रेटरी महकमा सेहत रेहान इकबाल से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि जो ग्रेड 17 है वो 1000 के करीब मेडिकल के एक हफ्ते में प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी करने की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। और उन्होंने कहा है कि जो कोविड डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती की PMDC रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद यकीनी बनाई जाएगी और प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ यूनिट को करीबी अस्पतालों के साथ मुंसलिक करने की भी तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा कराची में दरख्त लगाओ मुहिम का भी आगाज़ किया गया है और हम देख रहे हैं हुकूमत सिंध की जानिब से दरख्त लगाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगा। यानी पूरे जो मंथ है ये मानसून का भी स्पेल है इसमें, और इस हवाले से मानसून ट्री प्लांटेशन मुहिम का भी आगाज़ कर दिया गया है और कराची में तकरीबन 2 लाख के करीब पौधे लगाए जाएंगे। मुताल्लिका हुक्काम को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी पौधे लगाएं ताकि वो जो दरख्त हैं वो जो पौधे हैं वो आगे जाके पेड़ बने और जो हमारा माहौल है उसमें बेहतरी आ सके। इसके अलावा कामरान टिसोरी ने जमात इस्लामी को गवर्नर हाउस के अंदर धरना देने की पेशकश की है और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जमात इस्लामी की क़यादत को मशवरा दिया है कि वो गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने के बजाय अंदर धरना दें, आवाम को मुश्किलात में मुब्तला करके उनसे इंतकाम मत लें। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं धरना मुजाहिरीन का शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में इंतज़ार करूंगा और महंगाई के ख़िलाफ़ धरने की हिमायत करता हूं। इसके अलावा उन्होंने भी ये कहा कि धरने की शुरा के लिए पकौड़ों के अलावा खाने पीने का भी बंदोबस्त करूंगा और उन्होंने ये भी कहा कि जो धरने में शरीक नौजवान हैं उनको IT कोर्सेज़ में फ्री दाखिला देने की भी जो है ना मैं ऑफ़र करता हूँ। तो वेरी गुड। अच्छा जी, कराची के लिए बिजली फ़ी यूनिट 5.45 रुपये पैसे यानी 45 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है और महंगी करने के लिए बिजली के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और नेपरा अथॉरिटी ने इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करके आदाद शुमार का जायज़ा लेकर जो ये फ़ैसला जारी किया जाएगा। अब ये देखना यही है कि बिजली की कीमत में इजाफा ही होगा, ऐसा ही बज़ाहिर नज़र आ रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि वो रिवर्ट कर लें इन चीज़ों को। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर ने मुलाकात की और इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स की इजाफी अराजी पर स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने का जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से बातचीत हुई है और स्पेशल इकनॉमिक जो जोन है सिंध और वफाकी हुकूमतों का मुश्तरका मनसूबा है और उन्होंने कहा है कि जो 700 एकड़ ज़राजी पर पुराना प्लांट है उसे बहाल किया जाए या फिर नया प्लांट जो है वो लगाया जाए। स्टील मिल्स को सिंध हुकूमत बहाल करेगी या नया प्लांट लगाएगी, इस हवाले से बातचीत हो रही है और कागज़ात की कार्रवाई भी मुकम्मल की जाएगी। इसके अलावा अजनास के बहरान का भी खदशा है क्योंकि जोड़िया बाज़ार की दुकानों को ताले लगाने की तैयारियां हो रही हैं। उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था और ताजिरों ने जो है वो जोड़िया बाज़ार बंद करने का ऐलान किया है। होलसेल ग्रॉसर्स ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करनी है जिसमें वो एक बताएंगे अपने मुतालबात और विद होल्डिंग टैक्स जो है वो वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर हम देख रहे हैं कि 2 दिन से तो अलामती हड़ताल हो रही थी, 3-3 घंटे के लिए दुकानों को बंद रखा जा रहा था और अब इसमें शिद्दत दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब हम सारा दिन बाज़ार बंद रखेंगे और 3 दिन के लिए पहले जो है वो बंद कर दी जाएंगी दुकानें। उसकी वजह से क्या होगा कि जब सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर मसला वही होगा कि आपको जो अजनास हैं वो फिर महंगी कीमतों पर शहर में मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे हम बात कर रहे हैं कि वाकई ये होता है दुकानें बंद हो जाएं, अगर इससे पहले भी हमने देखा था कि आटे में भी यही हुआ था, खुर्शीद भाई फैसला रिवर्ट हो गया था, तो पहले इन मसलों को सुलझा लें, क्यों वहाँ तक एजुटेशन तक लेके जाते हैं मामला। देखिए शायद हुकूमत को इन चीज़ों की आदत पड़ गई है
इससे कबल जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो है वो टैक्स की बात हुई, तो उन्होंने 2 दिन जो है वो पेट्रोल के पम्प्स जो है वो बंद रखे और फिर हुकूमत को जो है वो घुटने टेकने पड़े। इसी तरह फिर गंदम की कीमतों का मामला आया, तो उस पर भी फ्लॉर मिल्स एसोसिएशन ने जो है मुल्क भर में जो है उसकी हड़ताल की और फिर हुकूमत को उसके ऊपर घुटने टेकने पड़े। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हुकूमत जो है वो पहले ही ऐसे अवाम दोस्त फैसले करे जिस पर जो है वो इन एसोसिएशंस को, इन चीज़ों, अशिया खुरनोश की चीज़ों हो या पेट्रोल की कीमतें हों, उस पर जो है वो पहले ही से ही कोई तस्फिया तलब मामला हो जाएँ ताकि फिर पब्लिक को जो है वो 2 से 3 दिन मज़ीद जो है नुकसान ना करना पड़े। ऐसा हो नहीं रहा। फिर हुकूमत जो है वो इस बात पर भी जो है वो सीख पाती है कि हुकूमत की रीट को चैलेंज किया जा रहा है और फिर ये सारे मामला हो रहे हैं, तो पहले ही जो है वो इस तरह के मामला तय कर लेने चाहिए ताकि किसी एजिटेशन की सूरत हाल ना हो, फिर क्या तोड़ फोड़ की सूरत हाल ना हो। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है गालिब ने क्या खूब कहा है कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है और तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है, और चिपक रहा है बदन से लहू पैरहन, अब हमारी जेब को हाजत रफ़ू क्या है। मतलब जेबों को जो हमारी पॉकेट्स हैं उनको हाजत रफ़ू नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं आ रहा है, महंगाई की ये सूरत हाल हो रही है। तो गालिब ने तो बहुत वक्त पहले कहा था, अभी ये लोग साबित कर रहे हैं इस बात को कि महंगाई की वो सूरत हाल इस वक्त आ चुकी है। अब गाड़ी अगर किसी की महसूस होगा कि ये किसी मिनिस्टर की गाड़ी है तो आवाम जो है उसकी गाड़ी को रोक के उससे 10 के रवा होंगे, ये सूरत हाल होने वाली है अब। हाँ, ये सारी बात तो है कि अब महराज भाई के क्योस बढ़ रहा है। इस वक्त हम जमात इस्लामी का धरना भी देख रहे हैं कि हम नासिर, अब तो कराची में भी उन्होंने देने का ऐलान किया, इससे पहले इस्लामाबाद पिंडी में वो धरना दे रहे हैं। और गवर्नर साहब का बड़ा रिएक्शन हंसी भी आई और डिफरेंट सा भी है कि भाई चलो आ जाओ अंदर धरना दो। गवर्नर साहब ने ना बड़ा अच्छा सा जवाब दिया है। मतलब उन्होंने ये जाहिर किया कि उनको इस धरने से कोई टेंशन नहीं है और वो मतलब उनका जो अंदाज़ है कहने का बहुत अच्छा है कि पकौड़े भी खिलाएंगे, समोसे भी खिलाएंगे, आईटी में उनको दाखिले भी देंगे। तो बहरहाल वो बड़े खुशगवार माहौल में इस पूरे मामले को निपटाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यह है कि कराची क्या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त देखें बिजली का मामला हो, गैस का मामला हो, खाने पीने की अशिया का मामला हो, कोई भी मामला हो, तो महंगाई ने वाकई सबकी कमर जो है वो तोड़ कर रख दी है। बिल्कुल। तो जमात इस्लामी की जानिब से इस्लामाबाद में भी धरना इस हवाले से हुआ और अब वो कराची में भी आज से उनका जो है धरना शुरू हो रहा है। तो बहरहाल बात तो यह है कि हुकूमत को संजीदा इकदाम करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो कुछ % ही जो है महंगाई में कमी आ सके। लेकिन अभी जैसे आपने बताया, एक न्यूज़ आपने सुनाया कि मज़ीद 45 पैसे, 5 रुपये 45 पैसे जो बढ़ने वाले हैं जी। तो अब देखिए ये इसका असर खाली बिजली पे या आवाम पे, खाली बिजली के मामले पे नहीं रहेगा, हर चीज़ इसका असर हर चीज़ पर पड़ेगा। और उसके लिए जाहिर सी बात है ज़हनी तौर पे हम तैयार हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो इन्होंने फ़ैसला महफूज किया है इस पर फैसला हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो सोशल मीडिया पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो 2 माह के दौरान में टॉप ट्रेंड बना रहा है कि इलेक्ट्रिक, ठीक है, बिजली के मामलात को लोग यहाँ तक लोगों ने ये बताया कि उन्होंने अपनी चीज़ें बेचकर जो है बिजली के बिल भरे। तो बात है कि कोई रास्ता निकालने वाली बात की जाए। इतने सारे एहतजाज और सोशल मीडिया पर जो है वो कैंपेन चलाने के बाद आवाम की सारी चीज़ें जो हैं सामने भी आई, उनके मसाइल सामने भी आए, तो उसके बाद भी हमने देखा कि बिजली के रेट बढ़े और अब मज़ीद बढ़ने वाले हैं। तो इस पर कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कुछ करने वाला कोई है नहीं। तो महंगाई के ख़िलाफ़ अगर इनका एहतजाज है तो मेरा तो ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि वो बिल्कुल इसका हक़ रखते हैं आवाम कि भाई कम से कम एहतजाज करें। क्यों कि जब ताजिर पर टैक्स लगता है तो वह एहतजाज करता है, उसका 2 दिन में मामला हल हो जाता है। तो ये आवाम जो है जिसने नहीं, तो आवाम के जो हक में अगर जमात इस्लामी भी आवाज़ उठा रही है तो उनकी भी आवाज़ अभी तक सुनी नहीं गई। आप देख लें कि ऐवान इक़्तिदार में भी वो गए हैं, पिंडी इस्लामाबाद तक भी पहुँच गया, कराची में भी धरना देने का कह रहे हैं। आउटकम क्या है? 4 रोज़ में तकरीबन उन्होंने धरना दिया ना। लेकिन बात वही है कि जो एंटिटीज़ आवाम के साथ नहीं है, यानी एसोसिएशन हैं, अथॉरिटीज़ हैं, बिजनेस कम्युनिटी, वो तो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल जमातें और आवाम की नुमाइंदगी करने वाले लोग जो है वो जूं के तू मसाइल का शिकार हैं। क्यों? इसका जवाब ढूंढेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे थे जाने से पहले कि जो धरना दिया जा रहा है, और हमने देखा कि ताजिर बरादरी ने भी हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, जैसे कि खुर्शीद भाई भी कह रहे थे। अच्छा, ये जमात इस्लामी धरना दे रही है, अवाम के हक में दे रही है। मैं तो कहती हूँ कि तमाम जमातों को मिलकर जाना अब इस वक्त बिजली के बिलों पर और अवाम के मसाइल को हल कराना चाहिए। लेकिन खुर्शीद भाई, क्या वाकई सुनवाई होती है? सवाल मैं आपसे ये छोड़कर गई थी, उसका जवाब दीजिएगा। देखें इसमें अच्छा, साथ साथ एक कॉलर भी, उनको भी शामिल कर लेते हैं। पहले फिर आप सवाल का जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माहिरा जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से हम लोग देखते हैं। सुबह आपका प्रोग्राम रोजाना और कहीं से बीके आते हैं तो उसमें तो और भी मजा आ जाता है जब आपकी उनकी गुफ्तगू हो रही होती है, तो बड़ा जो लोग चलती है तो बड़ा मजा आता है उस चीज में हमें। थैंक यू सो मच माहिरा। तो मैंने एक कंप्लेन करनी थी स्कूल के हवाले से, तो मैं कर सकती हूँ ये बात? जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे कहना ये था कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल वाले हैं और गवर्नमेंट वाले हैं, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 15 अगस्त को स्कूल खुलेंगे, तो लेकिन एक स्कूल दारे अरकम है वो ज़बरदस्ती स्कूल खोल रहे हैं 5 तारीख को। अच्छा। और बुला रहे हैं बच्चों को, तो क्या ये जायज़ है कि गवर्नमेंट के खिलाफ वर्जी? वैसे तो वो हर काम अपना गवर्नमेंट को इससे करते हैं, ऐलान भी और खोलने का भी, लेकिन यहाँ आके जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने 5 तारीख को खोलना है क्योंकि हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है इतनी का। तो इस वजह से जो है वो मैंने यही बात करनी थी कि क्या इसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, कोई बात हो सकती है? बिल्कुल, हम जान लेते हैं। ज़रा हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बेहतर तरीके से आगाह कर सकेंगे। माहिरा, आप हमारे साथ ही रहेगा और इस बात को देखते हैं। तो अगर कोई स्कूल्स खोल रहे हैं, जैसे भी बता रही हैं, नाम भी बता रही हैं कि भाई दारुल अरकम और बड़ा एक स्कूल का नेटवर्क है दारुल अरकम, तो वो कैसे चलेगा? जब से गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया तो क्यों खोल रहे हैं? देखें उसमें, और अगर खोलेंगे तो क्या हो सकता है? देखिए उसमें मुझे उसकी पस पर्दा हक़ाइक़ नहीं मालूम। देखिए मैं जहाँ तक ये बात समझता हूँ, अगर स्कूल ने खोलने की बात की है तो पेरेंट्स को जाना चाहिए वहाँ पे और उनसे इस बात की वजाहत लेनी चाहिए कि भाई 10 दिन पहले जो है वो 15 दिन पहले स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं। मुमकिन है कोई समर वेकेशंस कोई करा रहे हो, समर कोई कोर्स करा रहे हो, वो कह रहे हैं हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट होना है। मुमकिन है इस तरह की कोई मामला हो, क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है वो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इसमें पेरेंट्स को चाहिए कि जाके प्रिंसिपल से ये सारे हक़ाइक़ मालूम करें और फिर उसकी वजाहत जो है उसकी वो फिर हमें बताएं, ताकि फिर हम उसके ऊपर फिर मज़ीद बात कर सकें लोगों से। गवर्नमेंट को एक्शन ले सकती है इन स्कूल्स के खिलाफ कि फिर जब आप गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं मानेंगे तो? बिल्कुल ले सकती है। इसमें देखिए, जब गवर्नमेंट ने एक चीज़ का ऐलान कर दिया और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि तमाम स्कूल जो है वो 16 अगस्त से खुलेंगे, तो अब उसमें हमने ये देखा हम एक स्कूल की बात नहीं कर रहे, कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जिन्होंने 5 तारीख को खुलना है और उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से रब्ता भी किया है, और उनका जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि उनका सेशन जो है वो उन्होंने स्टार्ट करना है। उसका रीज़न ये है कि कुछ स्कूल, बहुत सारे स्कूल तो ऐसे होते हैं कि जो हमारे यहाँ छुट्टियाँ बहुत होती हैं, इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, फिर हालात की ख़राबी की वजह से या मौसम की ख़राबी की वजह से बहुत सारी छुट्टियाँ हो जाती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली डिस्टर्ब जो है ना वो बच्चा ही होता है, उसकी तालीम जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो कुछ स्कूल इस मामले में जो है वो कोशिश करते हैं कि उनका सेशन जो है वो टाइम पर शुरू हो, टाइम पर जो है वो डिलीवर कर सके बच्चों को। एक ये बात भी है, ये फैक्ट है, ठीक है ना। अब बात यह है कि छुट्टियों का बढ़ जाना जो है, देखिए वो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम सोचें ऑनेस्टली तो उनकी तालीम पर असरअंदाज हो रही हैं ये छुट्टियाँ। अब उनकी वजूहत कोई भी हो, मौसम हो, हालात की ख़राबी हो या मुल्क के हालात की ख़राबी हो, तो बहरहाल वो अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन कर दिया है और बिल्कुल किया है तो उनको चाहिए कि वो हुकूमत की बात माने। जो ज़ाहिर सी बात है, अगर सिंध हुकूमत कहती है कि भाई स्कूल बंद रखें तो फिर बंद रखे जाने चाहिए और फिर इसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर सी बात है एक्शन भी लिया जा सकता है। मुमकिन है ये तालिब इल्मों के लिए कोई मफाद में बात हो तो पेरेंट्स को जो है वो फौरी तौर पर प्रिंसिपल से रब्ता करना चाहिए और फिर उसके सारे हक़ाइक़ जो है वो उनको मालूमात उनकी लेनी चाहिए। मुमकिन उन तलबा के मफाद में ही कोई फ़ैसला हो सकता है ये। सही। कमिंग बैक टू द एहतजाज जमात इस्लामी, इसमें जो जमात इस्लामी का इस वक्त जो है वो लियाकत बाग में और फिर इस्लामाबाद के अतराफ़ में भी जो है वो धरना जारी है और आज इस धरने को 5 रोज़ हो चुके हैं, तकरीबन 5 से 6 रोज़ हो चुके हैं। और फिर कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने उन्होंने एहतजाज का कहा है। देखिए उसमें धरने का इम्पेक्ट ये तो पड़ा है कि हमने देखा है कि कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और फिर जो वफाकी हुकूमत की कुछ टीम जो है वो मुस्तकिल धरने के मुंतज़मीन से राब्ते में है
और उनसे कई मुज़ाकरात उनकी हो चुके हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के ऑफिस में उनके मुज़ाकरात हुए हैं और कुछ ना कुछ वो मुतालबात मानने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन इस एहतजाज से ये तो फ़र्क पड़ा कि अब आवाम निकल पड़े हैं। जब आवाम निकलते हैं अपने हुकूक के लिए तो फिर वो उनके सामने कोई भी समंदर जो है वो छोटा नहीं होता, वो बस ढा देते हैं उसको। और अब तक की जो सूरत हाल है, माजी में भी वहाँ इस्लामाबाद में एहतजाज होते रहे हैं, लेकिन वहाँ एहतजाज की सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, सरकारी इमारतों का, गाड़ियों का, दीगर सब। लेकिन अब तक की कोई ऐसी नाखुशगवार कोई वाक़या पेश नहीं आया और ना ही कोई गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान कोई क्लैश की सूरत हाल हुई, ना किसी कंटेनर को हटाया गया, ना कुछ को तोड़ा गया। तो ये पुरअमन एहतजाज आम आवाम का हक़ है और वो उसको जारी रखे हुए हैं। और उसका इम्पेक्ट तो ये पड़ रहा है कि कुछ उनके 10 मुतालबात हैं ना, महंगाई के हवाले से है, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से है, IPPs के हवाले से है और उसके अलावा बिजली की कीमतों के हवाले से है, कैपेसिटी बिल के हवाले से है। इस तरह 10-12 के करीब मुतालबात हैं। उसी का जो है उसी कड़ी कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो कराची के जो अमीर हैं मनम ज़फ़र ख़ान, उन्होंने कहा कि हम कराची के गवर्नर हाउस के पास जो है वो एहतजाज करेंगे। उस पर गवर्नर सिंध ने बड़ी आप ये कह लें कि एक मुस्कुरा कर उन्होंने जवाब दिया है और कहा कि खुशदिली से कि भाई हमारा दिल बड़ा वसी है, आओ हमारे इस दिल में समा जाओ और गवर्नर हाउस के अंदर एहतजाज करो इस बात पे। और कहा जी हम पकौड़े भी खिलाएंगे, समोसे भी खिलाएंगे। तो गवर्नर साहब की तो के इलेक्ट्रिक बात नहीं मानता। उन्होंने कहा था कि 10 मुहर्रम तक जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी। मैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में बैठ जाऊंगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में बैठने की दूर की बात, वो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर भी नहीं गए, बीमार हो गए थे ना तो हो सकता है नासाजगी। लेकिन आवाम जो है वो अपने देखें मुतालबात के लिए, अपने हक के लिए वो मुस्तकिल निकल रहे हैं, मुस्तकिल बात कर रहे हैं। तो अब हुकूमत को कोई तस्वीर तलब उमूर के ऊपर बैठ जाना चाहिए और थोड़ा सा शर्म के होश के नाखून लेने चाहिए कि आवाम कब तक इस चक्की में पिसते रहेंगे। और ये कुर्सी जो है, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म की हो, चाहे वो गवर्नर की हो, ये सदा नहीं रहती, ये और आनी और जानी है। सबसे बड़ा मसला भी आप लोग बात कर रहे थे ना कि चैलेंज ये है कि आवाम किस तरह से करेंगे। अभी ताजिर बरादरी ने भी हड़ताल का कहा है, अजनास की किल्लत भी पैदा हो सकती है क्योंकि मार्केट्स अगर बंद हो जाएंगी, ग्रॉसरी मार्केट जो होलसेल मार्केट्स हैं। लेकिन महराज भाई, इन सारी बातों के अलावा जो आवाम का कंसर्न, हमें आपको एक राय नज़र आ रही होती है ना, उसको सिर्फ एक मसला है कि यार हमें बिजली का बिल कैसे देना है। आवाम ने महंगी दालें भी खाई, आवाम ने महंगी सब्जियां भी ख़रीदी, महंगी चिकन 700 रुपये तक चिकन गई। बिल्कुल ठीक है, जो खा सकते थे वो खा रहे थे, जो नहीं खा रहे सकते थे अवॉइड कर रहे थे। लेकिन बिजली के बिल के ऊपर मैं देखती हूँ कि बड़े से बड़ा बंदा और छोटे से छोटा बंदा जो है ना इस वक्त परेशान है। और सबसे ज़्यादा जो आवाम को टीज़ करने के लिए चीज़ की जा रही है वो यही है, बिजली अभी फिर 5 रुपये समथिंग इजाफा होना है। तो आवाम तो बिल्कुल भी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई देखें, अफोर्ड तो वाकई इस वक्त कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जिसका जितना भी इस्तेमाल है वो अगर आज से कोई साल पहले या 2 साल पहले अगर 15,000 20,000 रुपये भरता था तो वो आज 50,000 रुपये भर रहा है। और कैसे भर रहा है? तनख्वाहें तो वही हैं। बिल्कुल, तनख्वाहें वही हैं। महंगाई का आलम यह है कि आप एक महीने में राशन लेने जाते हैं तो उसका बिल कुछ और होता है, अगले महीने कुछ और नेक्स्ट मंथ में उसका बिल कुछ और होता है। आपका बजट तो पहले ही आउट हो चुका है, सिर्फ आपके खाने पीने की अशिया की बात हो रही है। ये सही कह रहे हैं। उसके बाद फिर आपका जो इतना बड़ा बिल आ जाता है तो उसको आपने पे करना है। फिर उस पर जुल्म यह है कि करंट बिल को वो किस्तें नहीं कर रहे, वो बिल्कुल क्लियरली मना कर रहे हैं कि जी करंट बिल की जो है वो किस्तें नहीं होंगी। तो अब बंदा जाए तो कहाँ जाए भाई? पूरे शहर में हर कोई तो मालदार नहीं है ना इतना, या किसी के पास इतने एसेट्स तो नहीं है कि वो चलो कह रहे हैं कि मैं अगर साल 2 साल भी खर्चे करता रहूँगा तो कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग तो इतने हैंड टू माउथ होते हैं कि वो महीने में 20 तारीख के बाद लोगों से कर्ज मांगने पर मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, अपनी चीज़ों को रोकते हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को रोके हुए होते हैं वो लोग। सही बात है। तो उनको देखने वाला कौन है? बात यह है कि हुकूमत पर हुकूमत के जो कान है उस पर जू नहीं रेंग रही है इस हवाले से, और उनकी मजबूरी समझ में आती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमारी इतलात है मेरे ख्याल में सभी को पता है कि एक बैरूनी ताकतों की वजह से जो है वो इस वक्त के इलेक्ट्रिक जो है वो इतना एक्टिव और हट धर्म हुआ है कराची में कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अपने पैसे बढ़ाने के लिए तैयार है और बिल के अंदर इतना उलझाया हुआ लोगों को कि हर किसी का उस बिल को समझना, उस पर लगे सरचार्जेस को, उस पर लगी ड्यूटीज़ को, उस पर लगे टैक्सेस को समझना वो बिल्कुल नामुमकिन है। तो बात यह है समझ आए या ना आए, बस वो जो बिल पे लिखा हुआ अमाउंट होता है ना वो आपको भरना ही भरना है। रमशा के इलेक्ट्रिक तो ऐसा सफ़ेद हाथी है, इसके ऊपर तो किसी की भी दाल नहीं गल रही। और फिर बात ये आती है नेपरा की। मैं आपसे नेपरा की बात करूँ, नेपरा जब ये बात करता है या ये नेपरा से बात करते हैं पैसे बढ़ाने की, सरचार्जेस बढ़ाने की, और वो बढ़ा देता है तो उसको ही बोलते हैं आज
आदाब बजा लाते हैं उसको। और जब नेपरा ये कहता है कि लोड शेडिंग मत करें तो लोड शेडिंग की बात नहीं मानता कि इलेक्ट्रिक। तो ये ऐसी कौन सी इसके पास किधर सिंगी है कि किसी भी हुकूमत की बात नहीं मानता, इसके सामने कोई आने को तैयार नहीं है और इसके मद्दे मुकाबिल कोई भी कंपनी आने को तैयार नहीं है इस पाकिस्तान में। और मतलब ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कि वो के इलेक्ट्रिक जैसे एक प्राइवेट इदारा, निजी इदारा है, उसको लगाम नहीं डाल सकती। तो मैं समझता हूँ सब लोगों को घर चले जाना चाहिए। इस वक्त पर कराची की आवाम जो है वो सड़कों पर निकली हुई है, सड़कों पर सोती है। शर्म से डूब के मरने का मकाम है हमारी इस गवर्नमेंट का कि यहाँ पर हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ रात को आप ग्रीन बेल्ट पे चली जाएँ, आपको रात को सोते हुए मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले एक मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कराची प्रेस क्लब में AC लगे हुए हैं, उनको AC में पसीने आ रहे हैं। भाई जब आप गवर्नमेंट में थे तो हर 10 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते थे। अब आपको पाकिस्तान के अवाम का ख्याल आ गया, अब पाकिस्तान के अवाम को महंगाई का ख्याल आ गया आपकी कि महंगाई कम होनी चाहिए, बिजली के बिल कम होने चाहिए। जब आप हुकूमत का हिस्सा थे, आप 10 दिन के बाद आगे क्यों पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते थे? तो हर दौर का रोना रहा है और इसमें जो कि इलेक्ट्रिक जो नहीं मान रहा है, इसमें तमाम जमातों की जो है ना वो ना अहली है, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सका, ना किसी ने सीरियसनेस का मुजाहरा किया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है मेरा, फिर आके गुफ्तगू करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। खबर ये भी है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से वफाकी वज़ीर बराए सनत और पैदावार राना तनवीर साहब की मुलाकात हुई है और जो पाकिस्तान स्टील मिल्स की इजाफी अराजी है महराज भाई, उस पर स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा भी कि इन्वेस्टर्स को देखा जाए, मुश्तरका मनसूबा गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो ये जो ज़मीन है काफ़ी बड़ी है, 4,840 एकड़ का जो ना ये ज़मीन है, तो इसको इकनॉमिक जोन बनाने के लिए कहा जा रहा है। भाई देखें, बहुत देर से ये फैसला हो रहा है या मशवरा हो रहा है, कई सालों से स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, ठीक है, ये भी हम सब जानते हैं। और हम साथ साथ में ये भी जानते हैं कि स्टील मिल के लोग अब भी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं बगैर काम किए। वो सिर्फ वहाँ पर आकर दिन भर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, इजलास करते हैं अपने और वापस चले जाते हैं। फ्यूल, जो गाड़ियाँ हैं वहाँ की बसेस हैं, उनका फ्यूल भी जा रहा है, उन गाड़ियों के पैसे भी जा रहे हैं, हर चीज़ के पैसे जा रहे हैं। और वो सफ़ेद हाथी जो है वो सिर्फ सिंध हुकूमत को और सिंध हुकूमत के ख़जाने को नोच नोच के खा रहा है। तो ये जो फ़ैसला आज लिया है 3 नस्लों के बाद सिंध हुकूमत ने कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इकोनॉमिक जोन जो है वो बन सकता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और गवर्नमेंट के साथ मिलके ये काम हो सकता है, यानी कि निजकारी की तरफ ये मामला जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था हुकूमत को, क्योंकि इससे आपके सरकारी ख़जाने को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बरसों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसमें उनको भी ये चाहिए कि इकोनॉमिक जोन अगर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाएं। उसमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो वो जो लोग वहाँ बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं बगैर किसी काम के, क्योंकि एक्टिविटी तो है नहीं वो स्टील मिल, तो कम से कम चले उनको भी काम मिल जाएगा। और फिर वहाँ के जो अतराफ़ के लोग हैं उनको भी यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, नौकरियाँ मिलेंगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी और नौकरियों का तो है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कोई मामला बन जाता है, तो एक तो सबको नौकरियाँ मिलेंगी, बहुत सारे लोग उससे फैज़याब होंगे, और इस सफ़ेद हाथी से थोड़ी सी जान भी छूटेगी, जो कि काम तो कोई नहीं करता लेकिन सरकारी ख़जाने पर एक बहुत बड़ा बोझ इसका बना हुआ है। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ भी वही मुसीबत है हमारे साथ कि सियासी जमातों के मामलात हैं। वहाँ भी किसी एक जमात की बात नहीं करूँगा मैं, कई जमातों ने वहाँ से फ़ायदा उठाया है, कई जमातों ने अपने अपने दौर में वहाँ पर अपने कारकुनान को भर्ती किया। मतलब एक चीज़ का जो हजम था या कैपेसिटी थी 100 अफराद की, वहाँ पे 1800 अफराद जो है वो नौकरियों पे लिए गए, नौकरियाँ भी उनको मिली, पैसा भी मिला। तो बहरहाल बहुत अच्छा है कि अगर ये इस तरह कर ना महराज भाई, ये तो सिंध हुकूमत के हर डिपार्टमेंट में, आप टीचिंग में उठा के देखें तो ये घोष मुलाजमीन का मसला है। आप किसी ये जो आपके इदारे डिफरेंट जो आपको सर्व कर रहे हैं वहाँ पर उठा के देखें तो आपका यहाँ पे ये तो यही है, इतनी बड़ी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ रखे हैं। बिल्कुल ऐसे और इतने अरसे से वाकई स्टील में इसको नहीं चला पाई, चलता फिरता। जालिब ने खूब कहा है कि ऐसे दस्तूर को, जालिब ने इस सारे निज़ाम के ऊपर कहा कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। देखें, स्टील मिल की जो ज़मीन है ना, उसका आप तखमीना लगाएं, उसकी जो अराज़ी अब मैं बेच बताऊँ, 19,000 से ज़ायद एकड़ पर ये पूरा रकबा मुश्तमिल है। उसमें धाबीजी से आगे भी इनकी ज़मीन है, बलूचिस्तान में इनकी ज़मीन है, उसके अलावा लाहौर में कुछ ज़मीन है, और कुछ अराज़ी पर तो कब्ज़ा हो चुका है। वो तो बहुत देर हो चुकी, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वज़ीर आला साहब ने अभी इजलास बुलाया है, ये इकनॉमिक जोन नहीं बन रहा, ये पर्सनल इंटरेस्ट जोन बन रहा है। ये इकनॉमिक जोन के बजाय ये इनका ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट जोन बन रहा है
जिसके ऊपर ये इमारतें बिल्डिंग्स बनेंगी इनकी, और जो लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबर्स हैं, वो उसके ऊपर अपने हाथ धोएंगे। देखें जो अखराजात इस इकोनॉमिक जोन पे बनने को लगाएंगे, क्या ही बेहतर था। इससे ज़्यादा अखराजात पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर भी इन्वेस्टर मौजूद हैं। तो ये सिर्फ अपनी से बचाने के लिए, क्योंकि इसका इफ्तिताह, इसकी सारी जो रेनोवेशन थी, सारी जो प्लानिंग थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की थी। अब उस अपनी साख को बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो ये मशवरा दे रही है फेडरल गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर इकनॉमिक जोन बनाया जाए। तो भाई धाबी जी को इकनॉमिक जोन बनाया था, उसको तो पूरा कर लें पहले। धाबी जी को क्यों नहीं पूरा कर रहे? इकनॉमिक बरसों से उसका तो बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं। वहाँ क्या मसाइल है? वहाँ इकनॉमिक जोन जो बनाया तो नहीं बनाया ना अब तक, तो उसका खाली बातों से ही पेट भरा जा रहा है, कागजी कार्रवाइयों से पेट भरा जा रहा है। जिस तरह K4 का मंसूबा अरसा दराज से हम चल रहा है कि कामिल शाह साहब के दौर से चल रहा है, वो अब तक जो है वो कागजी कार्रवाई, और फिर उनके कंसल्टेंट चेंज हो रहे हैं, उनकी कंपनीज चेंज हो रही हैं, और इसी तरह उनके जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब इसी तरह स्टील मिल की ज़मीन पर अगर इकनॉमिक जोन बना रहे हैं तो मेरे भाई ये सोच लेना चाहिए कि उस खर्चे के अंदर जो है वो स्टील मिल का भी कुछ बन सकता था। स्टील मिल का एक हॉस्पिटल था जो 100 बेड के ऊपर मुश्तमिल था, उस पूरे जोन के अंदर कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं था। 100 बेड का हॉस्पिटल था, वो बिल्कुल तबाह हो गया है। उसके अलावा स्टील मिल के सामने एक बिल्कुल कॉलोनी है जिसको स्टील मिल कॉलोनी कहते हैं। वहाँ पर आप जाके देखें, नौमौलूद बच्चे, जो 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे वो आइस पी रहे हैं, मंशियात के अंदर मुलविस हैं। 3 साल के बच्चे? जी, 3-3, 4-4 साल के बच्चे वहाँ पर आइस पी रहे हैं, और कोई बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। वो स्टील मिल की जो कॉलोनी है वो सारी तबाह हो चुकी है। वहाँ पर आप जाके सूरत हाल तो देखें कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी स्टील मिल पे लगा दी, अब बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके हैं, उनको धक्के मार के दे के निकाल दिया 18 की गवर्नमेंट में। 8-9 हज़ार लोगों को ऐसे ही निकाल दिया। मुझे बताएं कि इस मुल्क का होगा क्या इस स्टील मिल के मामले के ऊपर? कौन तस्फिया तलब उम्र की बात करे? बस ये मुस्तकिल हल निकाल दिया कि जो इदारे हैं उनकी निजकारी कर दो, खा वो PIA हो, खा वो स्टील मिल हो। तो भाई ये प्राइवेट, ये सरकारी इदारे इनको चलाएं, यही लोग इनमें से उठ के अपनी प्राइवेट कंपनी चलाते हैं। शायद का काराबासी PIA के चेयरमैन थे, PIA खसारे में था, उनकी अपनी एयर ब्लू लाइन जो थी वो बिल्कुल फ़ायदे में चल रही है, और अब तक चल रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। भाई आप जब आप PIA के चेयरमैन थे उस वक्त PIA क्यों खसारे में थी? आप वज़ीर आज़म भी रहे उस मुल्क के, आप नई पार्टी बना के बैठ गए, अवाम पाकिस्तान पार्टी। तो ये सारा मिलजोड़ कौमी इदारों के साथ तो एक मजाक बनता चला जा रहा है, और मजाक बन रहा है। सही तो ये सारा पैसा ये आपका और मेरा पैसा है, आवाम का पैसा है, जिन पैसों से पाकिस्तान के इदारे खड़े होते हैं। और आज स्टील मिल खड़ी हो जाती है तो पाकिस्तान का निस जो कर्जा है वो आसानी से उतर सकता है, और पाकिस्तान की मईशत को, बल्कि कराची की आवाम को वहाँ कितना कोमोडेट किया जा सकता है। रिवाइवल पे क्यों काम नहीं हो रहा? इतने बरस हो गए, क्यों इतने, मतलब 30-32 साल से तो मैं यही मसले देख रही हूँ, सुन रही हूँ। 30-32 साल से। मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करूँ, स्टील टाउन थाना भी है, थाना भी स्टील मिल के पास जो है ना, स्टील टाउन के नाम से ही है। 30 सालों में वहाँ से अरबों रुपए का लोहा और मशीनरी चोरी हो चुकी है। हर हफ्ते, हर 5 दिन बाद वहाँ चोरी होती है, और पूरे ट्रक लोड होके वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब देखिएगा, अगर आप अपने घर भी शिफ्ट करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है सामान को लाने में, सामान को लोड करने में, ट्रक को आने में, ट्रक को जाने में। बस वो जा रहा है, तो वो सब मिली भगत से वो चोरी हुआ। अच्छा, उसमें फिर जब कभी प्रेशर आ जाता था तो पुलिस FIR कर लेती। तो तकरीबन 100 से ज़्यादा FIR हैं स्टील टाउन थाने में 30 सालों के दौरान में, यहाँ से लोहा चोरी होने की। तो मतलब इस इदारे को तो अगर हम कहें कि नोच के खा लिया तो वो गलत नहीं होगा। स्टील मिल को तो वाकई नोच के खा लिया। अगर इसको आप चलाते इसको तरीके से तो वाकई सही कहा खुर्शीद रहमानी साहब ने कि बहुत ज़्यादा इसका सिंध को भी फ़ायदा होता, मुल्क को भी फ़ायदा होता, सरकारी ख़जाने में भी कुछ आता। लेकिन आपने शुरू से उसको चलाने की कोशिश ही नहीं की। मेरा तो सवाल बुनियादी तौर पे ये होता है, इज़ इट टू लेट नाउ? क्या हो गया ऐसा कि हम नहीं कर सकते कुछ? अभी भी नहीं चलाना चाहते, अभी भी प्राइवेटाइजेशन पे और वही तबाहाली का उसको खंडर बनाया हुआ है। क्यों? सरकारी खजाना तो फिर आप निकाल दें, सारे एम्प्लॉयज़ बंद कर दें ना, एक ही धचके में आप सब कुछ खत्म कर दें। वो जो पैसा आप लगाए जा रहे हैं या फिर अगर आपने रखा हुआ है तो फिर उन लोगों को यूटिलाइज करें, खड़ा करें आप उस इदारे को। मतलब आपने हाँ में भी नहीं जाना, आपने नाम में भी नहीं जाना है, बीच में आपने एक वो रास्ता, चोरी का रास्ता है ना, वो इख्तियार किया हुआ है, बस उसके नाम से पैसा किसके हाथों अपना लहू तलाश करूं, हर शख्स ने पहने हुए दस्ताने। ऐसा ही है, बस बात यही है। बिल्कुल ऐसा ही, सही बात कह रहे हैं कि वाकई मसले मसाइल ऐसे के ऐसे ही हैं। ये हल करने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ना कि ये कि हम जो है ना वाकई कोई ऐसी तजावीज़ दे देते हैं जिसका कोई आउटकम हमें होता हुआ बरस में नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस मसले पर भी बहुत दफ़ा बात हुई है, ऐवानों में भी हुई है, लेकिन वही वाली बात, मसाइल जूं के तू। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
आइए सबसे पहले माल का हाल पर नज़र डालते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं और इस वक्त करेंसी में क्या इजाफा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, तो आइए देखते हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 186.65 पर सेल हो रहा है, यूरो की प्राइस 303.85। इसके अलावा कोयती दिनार की तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस हम देखते हैं 917 पर सेल हो रहा है। इसके अलावा अगर सऊदी रियाल की बात की जाए तो उसमें भी हम बढ़ावा देख रहे हैं 74.6 और यूएस डॉलर में भी इजाफा नज़र आ रहा है 218.6 पर जो है वो यूएस डॉलर पहुँच चुका है। जाने से पहले हम ये बातें कर रहे थे स्टील मिल्स के हवाले से भी, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो कराची में जो भी सूरत हाल है शहर भर में, उन्होंने कहा है कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ होगा, दरख्त लगाओ मुहिम। फिर वही वाली बात कि हम ये सब ऐलानात तो कर देते हैं, हर साल दरख्त लगाओ मुहिम भी होती है, शजरकारी मुहिम भी होती है, दरख्त कहाँ होते हैं? मैं बार बार यही सवाल कर रही हूँ। इस दफ़ा भी कह रहे हैं 2 लाख पौधे लगाएंगे, तमाम जो इदारे उनको महकमा जात को भी जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग अभी इस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही है शहर में, नज़र आ रहा है कुछ महराज भाई? देखिए शजरकारी मुहिम तो हर साल ही चलती है, आपके भी और हमारे भी, हम ऐलानात भी देख रहे होते हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि पौधे लगाने के बजाय अगर दरख्त ही लगाए जाएँ तो शायद के कुछ नज़र भी आएंगे और कुछ वर्किंग नज़र भी आएगी। तो मैं आपको बताऊँ NGOs जो हैं, 1-2 NGOs ऐसी हैं कराची में जो वर्क कर रही हैं, कोई किसी को पता ही नहीं है, वो अपने बेचारे दरख्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन दरख्त लगा रहे हैं वो 3 से 4 फुट के दरख्त हैं जिनको वो ख़रीद भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं शहर में। और उन्होंने भी यही अपना एम, उन्होंने 5 लाख और 2 लाख दरख्तों का उन्होंने एम बनाया हुआ है कि भाई हम ये लगाएंगे। तो ये पौधे जो हैं, देखिए जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो है ना, एक तो जो ज़ाती तौर पर जो हम लोग हैं केयर नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हुकूमत की जानिब से या टाउन इंतज़ामिया की जानिब से पौधे लगा दिए गए तो उसको रोज़ाना पानी भी चाहिए, रोज़ाना की उसकी देखभाल भी है, वो कोई ओन करने को तैयार नहीं होता। एक तो ये वजह है, ठीक है। दूसरी वजह ये है कि पौधे लगाने से ये होता है कि उसकी देखभाल नहीं होती तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर अगली शजरकारी का बजट और दीगर मामला शुरू हो जाते हैं, उसमें लग जाते हैं हम। तो अगर हम उसकी जगह 2 से 3 फुट के दरख्तों से शुरू किया जाए उसको, तो वो एक तो थोड़ा सा जल्दी भी बढ़ेंगे, सायादार भी बनेंगे, ग्रीनरी भी सामने हमें नज़र आएगी। इन पौधों की जगह अगर दरख्तों को लगाया जाए, क्योंकि अब हमें ये ज़रूरत है। ये पौधे लगाने वाला मामला तो उस वक्त था कि जब बिल्डिंगों का जंगल नहीं था, इमारतों का जंगल नहीं था शहर, और चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आ जाती थी, जो पौधे लगते थे, लोग अपनी खुशी से उनको देखभाल भी करते थे। तो अब कोई नहीं करता उसकी देखभाल। अब तो लगे लगाए दरख्त काट देते हैं, लगे लगाए दरख्त काट देते हैं। अब वो आप तरक्याती काम के नाम पर, ट्रांसपोर्ट स्कीमों के नाम पर, मतलब उनको, आपको पता है कि दरख्त काटना ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है, बिल्कुल ठीक है। इसकी FIR है। आपके यहाँ शहर में सबसे ज़्यादा दरख्त जो है वो, मैं आपको बताऊं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसियाँ हैं, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, लेकिन आपके शहर में जो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा दरख्त काटे गए हैं गुज़िश्ता सालों में, तो उसमें उनका हाथ है। बिलबोर्ड्स लगाते हैं, जी हाँ, बिलबोर्ड्स लगाने वालों का हाथ है। वो बिजनेस था, उसमें सब लोग मुलविस थे, उसमें इलाका पुलिस मुलविस थी, उसमें टाउन इंतजामिया मुलविस थी, उसमें सब लोग मुलविस थे। कोई FIR नहीं हुई। चंद एक FIR होंगी जो दरख्त काटने पर आपको नज़र आएंगी कि भाई कटी होंगी। तो बहरहाल हमारे यहाँ तो दरख्त काटने का रिवाज ज़्यादा है, तो लगाने का नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि पौधों की जगह अगर ये दरख्त लगाएं तो शायद फिर लोगों में भी थोड़ा सा ये रुझान पैदा हो कि नहीं यार, ये अब जो है गर्मी की शिद्दत और सारे मामलात हो रहे हैं, तो हम थोड़ी सी खिदमत इसकी कर लें तो शायद ये कि कोई मौसम भी बेहतर हो जाएगा। और इस गर्मी ने, ख़ास तौर पे इस साल जो गर्मी पड़ी है पिछले 2 माह में, उसने बहुत लोगों के जहनों में इस चीज़ को बिठा दिया है कि ग्रीनरी के बगैर, दरख्तों के बगैर, सब्ज़े के बगैर बारिश नामुमकिन है और मौसम का बेहतर होना भी नामुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, जब दरख्त हमसे मुकालमा करता है तो दरख्त ये कहता है कि मैं तो तुम्हें साया फराहम करता हूँ और तुम आके इसके नीचे सुकून भी लेते हो, मैं तुम्हें ऑक्सीजन भी देता हूँ, लेकिन जब मैं सूखने लगता हूँ तो तुम क्या है मेरा हाल करते हो, मुझ पर पानी नहीं डालते, मेरी आबियारी नहीं करते और मेरे पत्ते झड़ने लग जाते, तुम मुझ पर और मज़ीद क्या जुल्म करते हो, आरी लेके मुझे काटना शुरू कर देते हो, फिर मज़ीद क्या जुल्म करते हो, मुझे बेच देते हो, मुझे आग में धकते अंगारों में जला देते हो, मैं फिर भी तुम्हारे काम आता हूँ, कोयला बन जाता हूँ, सही बात, मैं फिर भी तुम्हारे लिए वो फ्यूल का काम करता हूँ। तो हमें तो दरख्त जो है वो दोस्तों की तरह अजीज़ रखता है, लेकिन हम दरख्तों को जो है वो दुश्मनों से ज़्यादा अजीज़ रखे हुए हैं और दरख्त नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से कंक्रीट का जंगल ये शहर कराची है और इसमें मज़ीद जो है वो घुटन की फ़िज़ा कायम हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, फिर फॉसल्स फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, एयर कंडीशंस बढ़ गए हैं, फिर पेट्रोल की गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं, हमारे पास डाटा ही नहीं है कितनी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मोटरसाइकिलें
जो है वो लोग ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रही हैं, गाड़ियाँ लोग ले रहे हैं। फिर बैंकों ने भी एक सहूलत दे दी है कि आइए लोन सूद पर जो है वो गाड़ियाँ लीजिए। वो फिर अल्टीमेट होता क्या है कि आप किस्तें नहीं दे पाते, वो फिर उसको ऑक्शन कर देती है। तो हमें जो है वो खुद जो है वो शहरी की हैसियत से अपने घर के सामने साफ़ सुथरा माहौल रखना होगा, एक दरख्त लगाना होगा, फूलों का दरख्त हो या नीम का दरख्त हो, जामुन का दरख्त हो, जो माहौल दोस्त दरख्त हैं वो हमें लगाने होंगे ताकि माहौल जो शहर की फ़िज़ा है वो थोड़ी सी कन्वर्ट होना शुरू हो। आप देखें कि ये जो हमारा सदर का एरिया है इसमें और मलीर का एरिया, उसमें दोनों की आबोहवा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पर फूलों की, पत्तों की, दरख्तों की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ की आबोहवा में बड़ा फ़र्क नज़र आता है। गुलिस्तान जौहर में आप देखें ना, पिछले भी पूरे 1.5 महीने में हमने टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट देखा है गुलिस्तान जौहर में। क्यों? क्योंकि आप हाई राइज बिल्डिंग्स की अगर आप तादाद जौहर में उठाकर देखें तो फ्लैट्स का एक जंगल है पूरा आपको नजर आएगा, और दरख्त तो वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, बस एक छोटा सा बेल्ट है जिसके ऊपर थोड़े से आपको नज़र आ जाते हैं। एक अफसोसनाक खबर भी कुछ देर पहले आई है कि इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। गज़ा के जो ब्यूरोक्रेसी के रहनुमा थे और तेहरान में एक तकरीब में मौजूद थे, उनके घर के ऊपर जो हमला किया गया और उनके एक सिक्योरिटी गार्ड भी उसमें शहीद हुआ। और इस्माइल हनिया जो 4-5 माह उनके पोते पोतियाँ कोई लगभग 10 अफराद उनके घर के, 4 बेटे थे उसमें, नवासियाँ थे, वो शहीद किए गए थे। और अब जो है वो उनको तेहरान में एक सदारती तकरीब के अंदर वो गए थे मिलने, और उनके घर पर जो है वो किसी नामालूम हमला हुआ जिसमें वो शहीद हो गए। मतलब ये गज़ा और हमास ये बड़ी तहरीक के रहनुमा थे। बिल्कुल ऐसा ही, और ये बड़ा पूरे ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। फिर वही वाली बात है, भी मैं उस डिस्कशन पे जाएंगे तो बतौर उम्मत मुस्लिमा जो है ना, हम बैठ के भी खबर आपने भी दी, हम सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे इंतहाई बैन लगे होने के बावजूद इतना कुछ पोस्ट हो रहा है, आ रहा है इंटरनेशनल एजेंसी समेत, लेकिन क्या यूएन इन्वॉल्व हो रही है? क्या जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, सो कॉल्ड एनजीओज़, क्या वो आवाज़ उठा रही हैं? क्या हम बतौर उम्मत मुस्लिमा हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं? क्या OIC इस बारे में बात कर रहा है? क्या सऊदी अरब जो सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा और उम्मत को इकट्ठा रखने का जो दावेदार है, क्या वो आवाज़ उठा रहा है? तो फिर बात ये है खुर्शीद भाई, सब कुछ सिंबॉलिक है। हम लोग किसी भी चीज़ को हम अपने ना मुल्की मामलात, ना हम बतौर उम्मत किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे और ना इसके ख़िलाफ़ जरा आवाज़ उठा रहे हैं। तो तकलीफ़ होती है और हम सबको होती है, डीप डाउन बहुत दुख और तकलीफ़ का इजहार भी करते हैं, लेकिन मजबूर हैं। अच्छा जी, जाते जाते ज़रा सब्जियों के रेट्स भी दिखाइए। जी, बात करते हैं महंगाई की। महराज भाई, अभी हम ये जब देखते हैं तो ये इस रेट पर आपको टमाटर, आलू, प्याज मिल रहे हैं, क्योंकि टमाटर तो बहुत महंगे हैं, 200-250 रुपये तक जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहे थे इस वक्त। तो रेट्स में कमी आई है क्या? कोई भी सब्ज़ी जो रेट सरकारी नर्ख हैं जो हम दिखाते हैं या ऐलान किया जाता है जिनका, उस पर दस्तयाब नहीं है। इस वक्त सब्ज़ी पकाना एक आम घर के लिए वो भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है। भाई सब्ज़ी लेने के लिए भी 1000-1500 रुपये चाहिए आप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सब्ज़ी उस रेट पे नहीं, कोई भी चीज़ जो जिसके सरकारी नर्ख हैं उस रेट पर दस्तयाब नहीं है, चाहे वो सब्ज़ी हो या सब्ज़ी के साथ हमारे अजनास हों, दालें हों, चावल हों, हर जगह जो है अपना अपना रेट है। मुर्गी की आपने बात की थी, मुर्गी 700 रुपये पहुँची है। दूध की बात कर रहे थे कि दूध एक तो टेट्रा पैक इतना महंगा, और दूसरी बात है वो फिर कह रहे हैं जो डेयरी फार्मर्स हैं कि दूध की कीमतें 300 तक लेके जाओ। बिल्कुल, कौन लेगा दूध? ये प्रेशर चल रहा है। और आप ये भी देखिएगा कि अभी जैसे लास्ट टाइम इन्होंने कुछ बढ़ाए थे पैसे, और अब ये फिर कमिश्नर से मीटिंग्स होंगी और ये मज़ीद बढ़ेगा। अच्छा, उनका ये कहना है कि जी चारा महंगा है और जो तरसील होती है उसकी वो हमें महंगा पड़ता है क्योंकि पेट्रोल महंगा है, ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो और भैंसें महंगी हो गई हैं। अच्छा, एक और वजह भी है, ये जो अभी शदीद गर्मी पड़ी है इसने एक और बहुत बड़ा लॉस दिया है। छोटे बाड़े वाले जो मालिकान थे वो तो बर्बाद हो गए, क्योंकि कहते हैं कि एक एक बाड़े में 20-20 जानवर जो है वो गर्मी की शिद्दत से मरा है, और वो बिल्कुल औने पौने के दामों में कटने के बाद उसको हलाल करके उन्होंने बेच दिया उसका गोश्त। तो एक तो ये बहुत बड़ा लॉस आया जिसको कवर करने के लिए डेयरी फार्मर्स ये कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं एक बात कहूँगा कि डेयरी फार्मर्स ने इतने बरसों में इस कराची शहर से कमाया भी इतना ही है। बात वही है ना कि आपका लॉस हुआ तो आप कवर किससे कर रहे हो? आवाम से। आप अपने ऊपर तो कोई भी एक्सपेंस बेयर नहीं कर रहे। बात वही है कि आप इसका सारा खमियाजा, सारा मलबा आवाम के ऊपर डाल देंगे, भुगतेगी आवामी के 300 रुपये लीटर भी दूध हो जाएगा। तो जो मजबूर हैं, जिन्होंने इस्तेमाल करना है वो करेंगी। हम बस क्या कह सकते हैं। थैंक यू सो मच महराज भाई और खुर्शीद भाई, आप दोनों का शुक्रिया। यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद होगा अगला सेगमेंट। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज का अहम दिन इसलिए भी है हम सब के लिए क्योंकि आज जो हमारी मादरे मिल्लत हैं
फातिमा जिन्ना, उनकी जो है वो बर्थडे है। और जब फातिमा जिन्ना के किरदार की बात करते हैं तो हम जब ख़वातीन के किरदार पर नज़र डालते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी हम आहंगी, ऐसी निडर खातून, इतनी तालीम याफ्ता और इतनी पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाली खातून उस ज़माने में अगर कायद आज़म का साथ ना देती तो तहरीक पाकिस्तान में जो ख़वातीन का किरदार रहा और जो ख़वातीन का जो हम कहते हैं ना कि मर्दों के शाना बशाना आज खड़ी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारी अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो ख़वातीन का एक भरपूर किरदार रहा है और आज से नहीं। अगर हम जब करबला का जिक्र करते हैं तो तब भी उसमें ख़वातीन का क्या किरदार था, हम जब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हैं तब भी, और जब हम तहरीक पाकिस्तान को पढ़ते हैं तब भी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना रहीं और उन्होंने हर तरह से अमली तौर पर अपना किरदार अदा किया। और उसमें सबसे सरे फहरिस्त लीड करने वाली खातून जो ख़वातीन की तहरीक को लेकर चली उसमें किरदार फातिमा जिन्ना का था। और अगर वो कायद आज़म के शाना बशाना ना होती तो हालात यकीनन मुख्तलिफ होते। हम कहते हैं कि कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान तो साथ ही मादरे मिल्लत का भी हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हमारी ख़वातीन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उनको मोबिलाइज़ किया, उनको तहरीक में शामिल किया और आज़ादी की जंग में अपना भरपूर किरदार अदा किया मरते दम तक। और ये जब तक पाकिस्तान रहेगा फातिमा जिन्ना के किरदार को हम नहीं भूल सकते और हम सब और हमारी पूरी टीम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। और स्पेशल जो है ना वो रिक्वेस्ट ये है कि हम सभी बर्थडेज़ मनाते हैं, सारे जो है ना वो आपको दिखाते भी हैं कि उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद, उनके कारनामे, लेकिन मकसद सिर्फ यही होता है कि जब आप सब ऐसे लोगों के लिए नमाज़ पढ़ें, दुआ के लिए हाथ उठाएं तो उनको दुआए खैर में ज़रूर याद रखें, क्योंकि इतना बड़ा एहसान है इन लोगों का हमारे ऊपर कि आज जो हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं ये इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ये इन्हीं लोगों की अप्रोच, सोच और क़ुरबानियों का समर है कि हम पाकिस्तान की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं और उन्होंने हमें इतना अच्छा वतन जो है वो नवाजा है। तो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू और हम सब भी उन्हें दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो है वो हर्बल सेशन जो है वो उसमें हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर जब बात करते हैं तो पेट के दर्द की कंप्लेन बच्चे बहुत जो है वो आजकल कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मौसम चेंज होता है और पानी क्योंकि अब बारिशों का आता है, लाइंस मिक्स हो जाती हैं, हर चीज़ें, तो हाइजीन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है इस वक्त बच्चों की और बड़ों की ख़ुद की भी, क्योंकि इसमें सारे वायरसेस जो है ना बहुत एक्टिव हो जाते हैं इस मौसम में। तो पेट के दर्द की कंप्लेन है, पेट में कीड़ों की कंप्लेन होती हैं, उसके लिए जो है ना वो क्या क्या कर सकते हैं और वो क्यों होता है? देखिए, ये जो भी मौसम चेंज हुआ बरसात की वजह से, उसमें यह है कि जो गंदगी गलाजत हो रही है, इसमें बैक्टीरियाज एक्टिव हो रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले अटैक पेट पे ही होता है। पेट डायरिया, लूज मोशन, ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। सिर्फ बच्चों की नहीं, ये बड़ों की भी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी, नमकियात की कमी हो जाती है। दूसरी चीज़ गर्मी का नज़ला और इस मौसम का बुखार बहुत ज़्यादा तंग करता है। बुखार, गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, खांसी, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक ये प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में हो रही है। जिन लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा हो, लेकिन ये 5-6 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर 6 साल से कम उम्र वाले हैं तो प्लीज़ अपने करीबी मौलिज को ज़रूर दिखाइए और थोड़ी सी अजवाइन ले लें आप, आधी चाय वाली चम्मच, थोड़ा सा चबा के ऊपर पानी पी लें, 10 मिनट में पेट के दर्द में आराम आ जाएगा। बस सिर्फ सिंपल एक ही चीज़, अजवाइन आप ले लें और उसे चबा के थोड़ा सा ऊपर पानी पी लें, यानी आधी चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना लें, इंशाल्लाह 10 मिनट में आराम आ जाएगा। बड़े हैं जैसे 15-20 साल के, 30 साल के, 50 साल के हैं तो वो एक चाय वाला चम्मच अजवाइन का मुंह में डाल के ऊपर थोड़ा सा चबा लें, ऊपर पानी पी लें, फौरी पेट के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपको डायरिया हो रहा है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं और बर्निंग भी फील हो रही है तो आपने लेना है बेलगिरी। ठीक, बेलगिरी और कबाबा, ये 2 चीज़ें ले लें। इसे कबाबा भी कहते हैं, तिम्बर भी कहते हैं, ये 2 नाम है इसके। ये दोनों 50-50 ग्राम ले लें, बेलगिरी और कबाबा मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच दोपहर, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ 2 दिन इस्तेमाल कर लें। सही। अच्छा शाह साहब, क्या होता है बच्चों के पेट में कीड़ों का एक बड़ा जो है ना कॉमन मसला है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे पता लगता है कि भाई इसके पेट में कीड़े हैं? देखिए, इसमें पेट निकल रहा होता है, पेट में पेन भी बताते हैं, दर्द भी बताते हैं और रेक्टम में इचिंग भी महसूस होती है उनको, ये सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके डायग्नोज होता है। लेकिन बेहतर होगा करीबी कंसल्टेंट को दिखाएंगे तो पता चल जाता है। अच्छा, अगर इनके हों जी और उन्होंने दिखा भी लिया तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बीज मिलेंगे बाओ बिडिंग के नाम से,
बिल्कुल बड़े काली मजे का मिर्च नाम की है, तरह होते हैं, बाओबिंग। बाओबिंग नाम है उसका। उसे बारीक पाउडर बना ले, आधी चाय वाली चम्मच थोड़े से दही में डाल के, यानी 1 कप दही में डाल के आप खिला दिया करें, तो जितने भी पेट के कीड़े सब खत्म करती है वो। एक टाइम रोजाना देते हैं, 2 या 3 दिन दे दें काफ़ी। दही का इस्तेमाल बच्चों के लिए किस किस फॉर्म में कर सकते हैं और कितना अच्छा है? देखिए दही का तो एक ही फॉर्म आता है, आप उसके अंदर फ्लेवर मिक्स कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि फ्रूट योगर्ट वगैरह हाँ, बना कुछ लेते, भी बाहर बना से हम लें आप। डब्बों में खरीद रहे होते हैं ना, जी, पैकेट्स जी। मिलते हैं, हम तो बच्चे वो बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन घर में नहीं खाते योगर्ट। लेकिन आप दही का, दूध का इसका इस्तेमाल किया करें। बाज़ बच्चों के आपने देखा होगा ना, वाइट पैचेस बढ़ रहे होते हैं, कैल्शियम के निशान होते हैं, तो दूध की कमी की वजह से भी होते हैं। तो आप दूध पिलाया करें 1 महीने तक, तो इंशाल्लाह ये निशान ख़त्म हो जाते हैं उनके। और दूसरा ये है कि टांगों में दर्द वगैरह बताते हैं, वो चीज़ भी दूर हो जाती है। देखें उसकी डाइट अच्छी रखें, आप हर चीज़ पकाएं घर में, हर चीज़ बच्चों को दें, ताकि उनको शुरू से एक आदत बनी रहे कि वो दाल भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, मुर्गन चीज़ें भी खा रहे हैं, फ़िश भी खा रहे हैं, सी फूड्स भी खा रहे हैं, यानी हर चीज़ की एक आदत डालें उसे। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं ना, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे वो पसंद नहीं है, मैंने कभी खाया ही नहीं है, तो इसलिए ये आदत डालना ज़रूरी भी होती है। सब्जियों का ख़ास तौर पे इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि हर किस्म के मिनरल्स उनको मिलते रहें। फ्रूट्स का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है? जैसे अभी अंगूर वगैरह आ रहे हैं, वो भी पेट के दर्द के लिए बहुत सुना है कि अच्छे होते हैं। देखें अगर अंगूर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो पेट ख़राब भी करती है, ठीक है। तो अंगूर 1 बॉल खा लिया करें, उससे ये है कि बोटॉक्स भी होता है और साथ में आपको कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम, बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं उससे। अंगूर है, आड़ू है, जामुन आए हुए हैं जिनकी गर्दन काली हो रही होती है, तो वो 10 दाने जामुन के रोज़ाना खाएं 1 महीने तक, ये गर्दन जो काली हो रही होती है ये सही हो जाती है, उससे इंसुलिन भी कंट्रोल में आ जाता है। तो इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, खून की कमी के लिए भी बहुत बेहतर है, मैदे के निज़ाम के लिए भी बहुत बेहतर है। मैंगो आए हुए हैं, आपने देखा होगा, मैंगो जो है आपको फुल प्रोटीन भी दे रहा है, आपको आयरन भी दे रहा है, कैल्शियम भी दे रहा है, एक मुकम्मल ग़िज़ा है आपकी। और आपने अक्सर देखा होगा बच्चे जब घर आते हैं टांगों में दर्द बताते हैं, पाँव में दर्द बताते हैं, तो वो सिंघाड़े आते हैं, सिंघाड़े पंसारी से सूखे हुए मिल जाएंगे, उससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दूध में डाल के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें बच्चों का कैल्शियम भी पूरा होगा, विटामिन डी भी पूरा होगा और बच्चे एक्टिव भी हो अच्छा, उससे टेस्ट में फ़र्क तो नहीं पड़ता? फीका होता है सिंघाड़ा, दूध के टेस्ट में या कोई ऐसा तो नहीं पता लग रहा? उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे अमूमन क्या कर रहे होते हैं? ब्राउन शुगर थोड़ा सा डाल सकते हैं आप, उसके अंदर कोई सा लाल मशरूब भी डाल सकते हैं। हाँ, बच्चे ना कुछ डालते हैं दूध में, कहते हैं कि जी आप या तो वो कोई शरबत मिला दें, या जो हमारे वो चॉकलेट के वो आते हैं सप्लीमेंट्स आते हैं पाउडर में, वो उस तरह से ऐड कराना चाह रहे होते हैं, तो उसके साथ भी डाल सकते हैं सिंघाड़े का पाउडर, कोई वो तो नहीं है? कोई हर्ज नहीं है, डाल सकते हैं। और दूसरा बॉडी के मिनरल्स पूरे करती है। अब एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि इसी का इस्तेमाल बड़े भी करें? बड़े भी कर सकते हैं आप, अगर बड़ों में कैल्शियम की कमी हो, दर्द वगैरह बताते हैं, वो सब सही हो जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा विटामिन डी लोगों का बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ कि आपने सफ़ेद मूसली लेनी है, उसे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना इस्तेमाल करें 45 दिन तक, और अपना विटामिन डी टेस्ट कराएं, आपका 26 से 30 इक्वल मिलेगा इंशाल्लाह, और तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और रमशा, एक चीज़ जो शुरू में मैंने एक बात कही थी कि बुखार और गला ख़राब, ये आजकल बहुत सीज़न चला हुआ है, खांसी भी है, गला ख़राब है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नज़ला भी हो रहा है, बहुत तंग करता है गर्मी का नज़ला, तो आपने लेना है बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, सूखी हुई अदरक आधा इंच का टुकड़ा, 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। हर किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, गले के टॉन्सिल सब सही होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे। इस वक्त खांसी भी बहुत हो रही है लोगों को ना, मौसम चेंज हो रहा है शायद, तो वो खांस भी बहुत रहे हैं लोग। खांसने तो सीने में दर्द महसूस होता है, तो ये जो मैंने अभी अदरक और बांसा के पत्तों का बताया, ये खांसी, बलगम, रेशा, गला ख़राब, बुखार और 99 टेम्परेचर रहने लग जाता है, सुस्ती रहने लग जाती है, ये सब सही हो जाता है। गले में दर्द हो रहा हो उसको भी ठीक करेगी। सही। बच्चों के हवाले से हम बात करें शाह साहब, तो बच्चों में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि भूख का ना लगना। आप 2 चारने वाले खाते हैं, कहते हैं जी पेट भर गया, नहीं आप उनको आधा दिन भी आप उनको भूखा छोड़ दें तो वो फिरते रहेंगे, चिढ़ते भी रहेंगे और फिरते भी रहेंगे। माएँ ले लेके भाग रही होती है पीछे, एग्जैक्टली, ये खा लो वो खा लो, नहीं खाते हैं। अब याद रखिएगा, चाहे बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, जब वो खाते हैं माँ बाप बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो उनकी खुशी नहीं देख रहे कर रहे होते हैं। तो
अब आपने जितना माँ बाप देखो- कर रहे हैं ना अब बच्चों के लिए, उतना ही बच्चे ऑफेंड हो गए कि नहीं खाना। हाँ, वो अपना बस चिल करते हैं। ऐसा ही है। आपने जिन बच्चों को जैसे 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हों, आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 दाना खुश्क आलू बुखारा डाल दें और आधा चाय वाला चम्मच सौंफ डाल दें, थोड़ी देर के लिए रख लें, फिर उसे चम्मच के साथ शेक करें, छान के वो पानी 2 चम्मच पिला दें या 1 घूंट पिला दें उसका। आप 15 मिनट के बाद देखेंगे आपके हिस्से का भी खाना खा जाएंगे, इतनी भूख लगेगी। ट्राई करेंगे, सही तो सब लोगों के लिए बड़ी कारआमद है, बता दिया आपने शाह साहब। एक कॉलर भी है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आबिद बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब जो आए हैं उनसे पूछना है कि मेरा बेटा जो है उसने 1 हफ्ता हो गया खाना पीना छोड़ दिया है ना, बहुत कम कर दिया है। कितनी उम्र है? और उसके पेट में भी अजीब सा दर्द सा रहता है, वो बता रहा है ना। उम्र क्या है आपके बेटे की आबिद? 8 साल। 8 साल, ठीक है। पेट में दर्द भी बता रहे हैं और खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। देखिए, पेट में अगर दर्द हो रहा हो, कोई बात रुकी हुई है, बता दे, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा उसका। इतने छोटे बच्चों का तो पेट में वैसी कोई बात नहीं टिकती। देखिए, मैंने अभी एक अर्ज़ किया कि अजवाइन आधी चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के थोड़ा सा चबा लें, ऊपर थोड़ा सा पानी पी लें। आप देखिएगा फौरी जो है वो पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आलू बुखारे वाला नुस्खा बताया, आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए। 1 दाना आलू बुखारा 1 कप पानी में डालें, आधा चम्मच सौंफ डालें, 1 घंटे के लिए रख लें। जब ये फूल जाए इसे शेक करें, छान के वो पानी पी लें। आप देखिएगा भूख भी बेहतर होगी, पेट दर्द जो है वो अजवाइन से ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह खाने पीने लग जाएगा। बाज़ बच्चे ग्रोथिंग एज में होते हैं, कभी ये कमज़ोर नज़र आते हैं, कभी मोटे नज़र आते हैं, कभी काले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं, ये कद बढ़ा रहे होते हैं। तो आप परेशान इतना ना हो, लेकिन फिर भी देखें अगर कॉम्प्लिकेशन नज़र आती हैं, अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और मज़ीद सवाल भी होंगे शाह साहब से, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। बात हो रही है कि पेट के दर्द का इलाज कैसे मुमकिन है। बहुत सारे बड़ों की भी कंप्लेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, 2 इश्यूज़ हैं। एक तो या तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तब भी पेट में दर्द की शिकायत होती है, और निज़ाम हाजमा ठीक ना हो, तो वो किस तरह से ठीक रख सकते हैं? देखिए, जिन लोगों को भी पेट अफारा हो जाता है, फूल जाता है और उसको ठीक करना हो, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी हो रही हो, तो इसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है। तो आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। आपने लेना है अनारदाना, सूखे नींबू, पुदीना देसी और सौंफ। ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद छोटा चाय वाला चम्मच पानी से लें। ये गैस, कब्ज़, हवाबादी, तेज़ाबियत, अफारापन सब दूर करेगी और मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, पेट के दर्द को इतना इजी ना लिया करें। अगर आपका पेट का दर्द कोई भी टोटका करने से, कोई भी चीज़ करने से, कोई टैबलेट भी खा लिया आपने फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो प्लीज़ फौरी तौर पर अपने करीबी कार्डिक डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। ये दिल की वजह से भी होता है। अच्छा, दिल की वजह से पेट में दर्द? बिल्कुल दर्द होता है, आप समझ नहीं पा रहे होते हैं। हाँ, समझ नहीं पा रहे होते हैं, बाद में ख़तरनाक हो जाता है। तो इसलिए अगर ऐसी सूरत हो, कोई दवा खाने से भी आराम नहीं आ रहा हो, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को दिखा दें, ताकि उसी टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट हो सके, वरना आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक तो आपके गट से ही है ना। आपका गट, स्टमक और ये पेट का ठीक रहेगा तो आप ओवरऑल आपकी स्किन भी बहुत ख़राब होती है। अगर आप पानी का इंटेक अच्छा ना करें, आपका स्टमक अपसेट हो, तो आप देखें कि कितने जो है वो रेडनेस, इचीनेस और दाने और ये सब आपका स्टमक की वजह से कितना अपसेट हो जाता है। एक चीज़ और है कि चलते हैं सांस फूलता है, सीने पे बोझ महसूस होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होता है ये। आपका अगर HDL बढ़ रहा हो या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो तो आपको सीने पे बोझ महसूस होगा। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है वो जारी रखिएगा, उसे एक दिन के लिए भी स्किप ना कीजिएगा। और इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लग जाता है। तो आपने लेना है अर्जुन की छाल, एक लकड़ी आती है अर्जुन, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप शाम किसी भी वक्त बनाकर पिएं। ऑयली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। आप 2 महीने यूज़ करके अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें, आपका इंशाल्लाह ताला HDL भी कंट्रोल में मिलेगा और ट्राइग्लिसराइड भी आपका कंट्रोल पे आ जाएगा, जो दिल के वालों को बंद करता है। तो ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। जिससे आपने अभी बताया कि पानी का टेक हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास करना चाहिए, ताकि आपकी आंखों की ड्राइनेस भी ख़त्म हो और बॉडी में पानी की मिकदार भी पूरी होती है। पानी का रोल आपका पेट और आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है शायद? बहुत ज़्यादा है। ये पानी का रोल ये है कि अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, अगर आपको तेज़ाबियत की प्रॉब्लम रहती है, मैदे में जलन की प्रॉब्लम रहती है,
पेट में जलन रहती है, हाथ पांव जलते हों, ये उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि पानी आप जितना पिएंगे आपका तेज़ाबियत जो है वो यूरिन के ज़रिए से खारिज होता जाएगा, तो जो आपके लिए सेहत के लिए बहुत बेहतर है ये। और बच्चों हर को 1 घंटे कितना बाद पानी 1 गिलास इस्तेमाल पानी करना पीने। चाहिए? बच्चों को जो है वो इसी तरीके से हर 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना चाहिए, जितना बच्चा पी सकता है। बाज़ बॉर्न बच्चे होते हैं, जैसे 6 महीना साल के बच्चे होते हैं, अब वो घूम रहे फिर रहे हैं, माओं को याद ही नहीं होता कि बच्चे ने पानी पिया नहीं पिया, बच्चा बोलता भी नहीं है, जब कोई और पी रहा होता तो उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए बच्चे को पानी का टेक ज़रूर करवाया करें, वरना बच्चा घूमता ही रहता है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा साथ साथ क्या होता है, अभी आपने जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों के बढ़े हुए आते हैं, और हमारे जो खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं, ग़िज़ा ऐसे तेल का इस्तेमाल, तो किन चीज़ों को अवॉइड करें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो काम करें कि आप घी का इस्तेमाल कम करें, कोई अच्छा वाला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। और जिस घर में घी का इस्तेमाल नहीं होता, अच्छा वाला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है और नमक का इस्तेमाल बहुत कम से कम होता है, तो उस घर में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की शिकायत ना होने के बराबर होती है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड करें। मुर्गन चीज़ें खाएं आप, लेकिन उसमें जो चर्बी होती है उसका इस्तेमाल ना करें। ऑयली चीज़ें जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें जो होती हैं वो एक तो बादी होती हैं, दूसरा ऑयली होती हैं, जो कि आपके लीवर को भी फैटी कर देती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें तो इंशाल्लाह आप सही रहेंगे। लेकिन अपनी ज़िंदगी में वॉक को हिस्सा बना लें। आप 45 मिनट अपने आप को दें 24 घंटे के अंदर, बाकी दुनिया को दें, अपनी नींद भी पूरी करें, लेकिन 45 मिनट अपने आप को दें। अपने आप से प्यार करें आप। 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटा 45 मिनट की वॉक करें। आप देखें आपका विटामिन डी भी पूरा होगा, आप बहुत सारी ऑक्सीजन भी लेकर आ जाएंगे, और साथ में ये कोलेस्ट्रॉल भी आस्ते आस्ते अच्छा शाह साहब, क्या होता है कि बॉडी से ना ओवरऑल वेट आपका रिड्यूस करना इतना मुश्किल नहीं होता, आप कर लेते हैं वॉक जैसे अभी आपने कहा, या एक्सरसाइज से हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बेली फैट को जो है वो कम करना होता है, क्योंकि वो बहुत स्टबर्न है, वो बहुत मुश्किल से कम होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों का पेट निकल रहा हो, पेट को कम करने के लिए आपने लेना है 3 जड़ी बूटियाँ। एक लेना है आपने मिर्गेज़ बूटी, 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना पिएं आप, 1 टाइम रोज़ाना। आप देखिएगा ये फैटी लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिनके जिगर के गिर में चर्बी आ जाती है। दूसरा, पेट निकला वो ये उसे भी कम करती है। गर्दन के पीछे की चर्बी, ये डबल चिन, ये इन सबको कम करती है। आपने कम से कम महीना 2 महीना यूज़ करें आप, और फ़ायदा आपको 1 हफ्ते में 10 दिन में वाज़े होगा। आपके कपड़े लूज़ होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप शौक से भी इस्तेमाल करेंगे कि हाँ मेरा वेट कम हो रहा है। एक होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट का निकलना, कब्ज़ की वजह से पेट निकला हुआ होता है, तो बहुत सारी चीज़ें भी खा रहे होते हैं लेकिन अफाका नहीं हो रहा होता। तो आपने एक सिंपल चीज़ लेनी है, बहुत ही सस्ती है, 20-30 रुपए की मिल जाती है, और वो है अमलतास की फली। सही। अमलतास की फली 2 इंच की फली को काटें, उसका छिलका फेंक दें, उसके जो अंदर गूदा होता है वो अर के सौंफ के 1 कप में रात को भिगो दें। रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट चम्मच के साथ शेक करें, फिर उसे छान के वो पानी पी लें। अमलतास की फली भी 2 तरह की होती है, एक सूख जाती है और एक ग्रीन होती है। सूख जो जाती है ब्लैक वाली, वो लेनी है, हरी वाली नहीं लेनी है। बिल्कुल 1 टाइम रोज़ाना उसका पानी पीना है आपने, और 1 महीना पीना है। जितना भी निकला हुआ पेट होगा यूं कमर के साथ लग जाएगा आपका। वाह भाई, इंशाल्लाह। जबरदस्त। एक कॉलर भी उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रमशा बमन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसे हैं? आया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मौसम बेहतर हुआ है। कल हमारे दोस्त ने कमल के फूल का जिक्र किया, वो अपने लगाना चाहते थे, तो मुझे आप याद आ गई। अरे थैंक यू सो मच। आया नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको हमेशा सेहत का तंदुरुस्ती कायम रखे। मैं तो आपके लिए हमेशा दुआ कराता हूँ। बड़ा अच्छा बहुत लगती है शुक्रिया, आपका। जज़ाकल्लाह। और शाह साहब बैठे और याया भाई फोन ना करे, मुश्किल होता ही। शाह साहब को बहुत सलाम हो। ये तो इतने छाए हुए ना, जैसे 21 छाया हुआ ना, ऐसे ही हर चैनल पे छाए हुए माशाल्लाह से। Thank और बड़े बेलौसी से, बड़ी मोहब्बत से ये बताते हैं नुस्खे ना, तो मैं अक्सर इनका जिक्र अपने दोस्तों से भी करता हूँ। शाह साहब, क्योंकि ये तो मैं पेट के कीड़ों के हवाले से बात करना चाहूंगा कि एक्चुअली होता ये कि पहले जैसे मेरा बेटा जब छूटा था, तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा उससे बताया था कि एक टैबलेट एक छोटी सी टैबलेट थी, वो खानी पड़ेगी, कि पता नहीं कब तक खानी पड़ेगी। तो खैर हमने इतना यूज नहीं किया, हमने दूसरे टोटके आजमाए। तो आप ये मुझे बताएंगे कि पेट के कीड़े होते हैं, तो वो उसकी अलामत कैसे जाहिर हो जाती है, क्योंकि वो पता नहीं चलता ना पहले तो क्या हो रहा है। एक तो ये चीज बताइए। दूसरी बात ये पूछनी है कि अगर खून में इन्फेक्शन की वजह से ये एलर्जी होती है, जैसे मुझे है,
वो मुझे मैं एंटी एलर्जी खाता हूँ, लेकिन वो मैं साइनस की वजह से खाता हूँ, लेकिन उस वजह से मुझे वो मेरे वो जो मेरे स्किन पर कुछ हल्के हल्के दाने शाम के वक्त सिर्फ होते हैं, वो दिन में नहीं होते, और फिर सुबह खत्म हो जाते हैं। वो काफी अर्से से मैं एंटी एलर्जी खा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जब ऐसा नुस्खा बनाए जो मेरे खून में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से हो रहा है तो वो खत्म हो जाए। सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आया। देखिए, जो पेट के कीड़ों का इन्होंने बताया उसकी अलामत तो पहले ही बता दी थी कि पेट निकल रहा होता है, उसमें उनको रेक्टम में ईचिंग भी महसूस होती है, भूख बार बार लगती है, खाना पीना ज़्यादा करते हैं और तबीयत में चिड़चिड़ाहट होती है। तो ये एक अलामत होती हैं। उसको ठीक करने के लिए, यानी कीड़ों को पेट से ख़त्म करने के लिए बाओबिडिंग एक दानेदार काली मिर्च की तरह बीज होते हैं, उसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के 1 टाइम रोज़ाना खाएँ, 2-4 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि इनको स्किन एलर्जी हो जाती है, अक्सर छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, उसको ठीक कर, बहुत सारे लोग एंटी एलर्जीज वगैरह खाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए एक बूटी आती है, तिनकों की तरह होती है, उशबा के नाम से। सही। उशबा बूटी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में डिप कर दें, सुबह निहार मुँह छान के पी लें, 1 टाइम रोज़ाना 21 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ब्लड प्यूरीफाई, खून धुल जाएगा। ये आर्टिकेरिया के पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो हर उम्र के लोग इसको इस्तेमाल हर कर उम्र सकते के हैं? लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन भी? मर्द और ख़वातीन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब करें। बिल्कुल सबके लिए ऐसा ही बेहतर है। है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो पेट के मसाइल हैं उसमें शाह साहब जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन लेकर लोग आपके पास आते हैं वो क्या इश्यूज आप एड्रेस कर रहे होते हैं? मैदे में जलन और मैदे में अल्सर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, तो ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती है हमारे पास, और इसकी वजह से मैदे में दर्द और जलन दोनों रह रही होती है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो एक बूटी आती है रेवंद खताई, रेवंद खताई, इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें, और इस पगोल छिलका भी 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला लें, उसी पानी के अंदर मिला लें और दिन में 2 बार पिएं, सुबह और रात। आप देखिएगा फ़ायदा आपको पहले दिन होगा, इसकी जलन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, और ये कम से कम महीना 2 महीना यूज़ करें। अगर अल्सर है तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया है वो इंसान को बहुत खौफजदा करता है, घबराहट बेचैनी पैदा करता है, तो ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। ठीक है, कौन कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? अकरम साहब को अभी बात कर रहा हूँ। रमशा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी अकरम साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? जी शाखा से मुझे पूछना था कि वजन बढ़ाने के लिए दवाएं कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? सही, वजन बढ़ाना भी एक मसला हाँ है हाँ भाई। हाँ, बहुत सारे लोगों का है, ये मर्द और ख़वातीन दोनों में ये प्रॉब्लम अच्छा, आप होती है। बताइएगा शाह साहब, लेकिन मैं पहले कोई एक ब्रेक ले लूँ उसके बाद। पहले कॉलर है उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इकबाल है जी। जी। और मैं हकीम साहब से एक जनरल टॉनिक पूछना चाहता हूँ 50 और 55 की ओल्ड एज लोगों के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ा या दवा है कि जो वो सुबह शाम लेते रहें तो उनकी सेहत इंक्लूडिंग मर्दाना कमजोरी सब बरकरार रहे। ठीक है इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सबसे पहले सवाल आया था ब्रेक पे जाने से पहले कि वजन बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं, और फिर इकबाल साहब आपके भी सवाल का जवाब लेंगे। जी देखें, जिन लोगों को भी वेट, जैसे लड़कियां हों या लड़के हों, पिच के गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, कोई कपड़ों का स्टाइल नहीं बन रहा होता, और लेजीनेस भी रहती है, एक्टिव भी रहते हैं, दुनिया की ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, वज़न नहीं बढ़ रहा होता, मुख्तलिफ़ किस्म के गैनर्स इस्तेमाल करते हैं, तो एक अच्छा गैनर अपने घर पे खुद बनाइए आप। आपने लेना है बधारी कंद। बधारी कंद में फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, वो आपने लेना है 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 50 ग्राम, ये हो गया 150 ग्राम। इसमें 150 ग्राम आप मिश्री डालेंगे, इनको मिक्स करके पाउडर बना लेंगे, ये हो जाता है 300 ग्राम। ठीक है, पाउडर बना के एक जार में रख लें, और उसमें से 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, 2 महीने तक इस्तेमाल करें, आप तकड़े तकड़े हो जाएंगे। आप क्लब जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सब कीजिए, ये गोश्त प्रोवाइड करेगी, बाकी मसल्स बनना बॉडी के, वो आपका जो सेट जितने अच्छे होंगे उससे बनेंगे, और लाल सुर्ख भी हो जाएंगे इससे। सही। और दूसरा सवाल जो था वो 55 साल की एज इकबाल साहब का। जी इकबाल साहब का, तो हर किस्म की ताकत के लिए आपने लेना है जिनसिंग बूटी,
जिनसिंग बूटी 50 ग्राम, मुश्क दाना 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आप कुछ अर्सा यूज़ कीजिए। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। और ये कब तक इस्तेमाल करते जितना रहेंगे? अर्सा कर लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हर किस्म की ताकत के लिए बहुत बेहतर है। सही, ठीक। अच्छा, हम ये देख रहे होते हैं कि जो ओवरऑल जो सिचुएशन है, लेथार्जिक भी बहुत हो जाते हैं ना लोग। जैसे इसकी बात कर रहे हैं, 50-55 साल में किसी काम को दिल नहीं चाह रहा होता, और वर्क प्लेसेस पे भी अगर जाना पड़ जाए, काम कर रहे हो तो भी, तो वो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? एक बूटी आती है चिड़िया कंद के नाम से। ये लिथार्जिक, सुस्ती, काहली, बेचैनी, ये सब दूर करती है और एक्टिव कर देती है। तो इसकी 2 बूटियाँ लेनी है आपने। एक लेना है आपने चिड़िया कंद बूटी, दूसरा लेना है तुख्मे फरंज मुश्क। तुख्मे फरंज मुश्क, ये दोनों चीज़ें 100 ग्राम ले लें, पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बनाएं। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम इस्तेमाल करें। ये तमाम जिस्म के पट्ठों को भी ताकत देगी, अंदरूनी क़ुव्वत भी देगी, साथ में सुस्ती, काहली, बेजारी को भी दूर करेगी, एक्टिव कर देगी। पहले जिस तरह कोई काम होता था ना, बंदा कहता है कौन जाए, सुस्त, थोड़ा लेटा रहूँ मैं, फिर उसी में ही अपना सारा वक्त ज़ाया कर देता है। कहीं जाना हो तो कहते हैं यार कल चला जाऊँगा। इसमें ये बात नहीं होगी। जब ये खाएंगे आप एक्टिव हो जाएंगे, आपका दिल करेगा मैं बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, इंशाल्लाह ताला। सही, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने वक्त दिया और इतनी सारी जो कारआमद रेमेडीज़ हैं वो लेकर आप आते हैं और लोग उससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि फीडबैक जब हमें मिलता है तो पता चल जाता है कि हाँ, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो एंड गिविंग अस टाइम। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होगा, उस पर बात करेंगे। तो जनाब, अब हम बात करेंगे इस वक्त टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि क्या होता है कि हमने सबने सुना हुआ है जी, वक्त की कदर करो। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाए तो वापस नहीं आता, और हम अपने वक्त को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वक्त को कदर कीमत जाननी चाहिए, वक्त पर पहुंचना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई क्यों नहीं करते, ये हम सबका एक बहुत बड़ा मसला है। बतौर नेशन हमारा मिजाज ये है कि हम किसी शादी की तकरीब में 8 बजे मदऊ किए जाते हैं तो 10:30 बजे पहुंचते हैं। हमारे इंटरव्यू अगर 9 बजे हैं तो 9:30 बजे पहुंचते हैं। तो क्या वजह है कि हम जो है वो वक्त की इतनी पाबंदी नहीं करते, और जो वक्त करंटली चल रहा है इसको ज़ाया क्यों करते हैं? ये कितनी ज़रूरी है, ये स्किल है, इसको कैसे सीखा जा सकता है, ये हमें बताएंगी और सिखाएंगी सैयदा नाज़िया, क्योंकि वो पर्सनल ब्रांडिंग कोच है और इस हवाले से खासी जो है वो गुफ्तगू करेंगी और नॉलेज रखती हैं। तो हम ये बातें तो बहुत करते हैं जी टाइम के हवाले से, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं कर रहे होते। सब कहावतें सुनते हैं, जानते हैं रटी रटाई, लेकिन अमल ज़ीरो। जैसे बोलते हैं टाइम इज़ मनी। हाँ, तो जहाँ पे हमारे पैसे लगे हुए होते हैं, हमारा जो माइंडसेट, हमारा जो पाकिस्तानी एक कल्चर है, कुछ ब्लॉक्स हैं हमारे जहनी तौर पे, ऐसा ही है। जब तक हमारा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे हमें किसी और की दावत पे जाना है तो हम 11 बजे के कंफर्ट से जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी अपनी पेड रिजर्वेशन है या हमारी कहीं की फ़्लाइट है तो हमें मालूम है कि हमने ऑन टाइम पहुंचना है। ऐसा ही। तो हमारी टास्क शीट या चेकलिस्ट जो है, मेंटल जो है, वो कैलकुलेशन ही इसी तरह से होती है कि हमें आपको वक्त पे अगर मैं पहुंच जाऊं, दैट मीन्स आई रिस्पेक्ट यू रमशा, सही। दैट मीन्स आई रिस्पेक्ट द पीपल अराउंड, कि आप लोग अपने हिसाब से सुबह में पहुंचे हुए हैं। लोग स्कूल टाइम पे नहीं आते थे लोग अपने बिजनेस, अपने जॉब्स पे टाइम पे नहीं जाते। तो दैट मीन्स कि जितने लोगों की इंगेजमेंट है उनकी वैल्यू आपकी नज़र में नहीं, और आपको अपनी ज़िंदगी में दिया गया वक्त, उसकी भी आपको कदर कीमत नहीं है। दिस इज़, हम पर्टिकुलरली पाकिस्तानी माइंडसेट और कल्चर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यही है जो आपने शादी वाला जो एग्जाम्पल दिया ना, कि लोग इतने बजे ही खाना ही तो खाना है, लोग इतने बजे आएंगे, तो फिर मैं दावत का टाइम ही नेक्स्ट टाइम 11 बजे रात का रखती हूँ। आप लोग रात के 3 बजे तक खाना खा के चले जाइए। हाँ, हम सहरियाँ करवाते हैं लोगों को, शादी की दावत तो छोड़ दें। अच्छा, ये तो ये हॉल्स बंद करने का सिलसिला जब से शुरू हुआ तो लोग फिर भी 9-10 बजे पहुँचने लगे। हाँ। वरना ये 3 बजे रुखसतियाँ हो रही होती थी हमारी। और अटेंडेंस भी आप देखें ना, वही अगेन वैल्यू और टाइम और मनी ऐसा ही है। जब उन्हें पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स वाला जो शादी का जो सिलसिला जब हुआ था, जब खाने बंद हो गए थे, दैट्स द टाइम व्हेन लोगों की अटेंडेंस भी कम हो गई थी और टाइमली भी हो गई थी। हम लोग कितने मटीरियलिस्टिक हो गए इन द सेंस कि जो चीज़ इनटैंजिबल है और हमें वापस दोबारा ज़िंदगी में गया वक्त नहीं मिल सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। सो फिर हाउ कैन वी लर्न दिस स्किल? और लोग जो कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, लेकिन टाइम कोई मैनेज नहीं कर सकता। वर्क मैनेजमेंट या टास्क मैनेजमेंट हो सकती है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन लर्न।
हम अपना कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं, हम अपने टास्क, मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल है, हम अपने आप को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ बैलेंस से आउट है तो लर्न टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लर्न टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। बहुत सारी चीज़ें एकदम से शिफ्ट नहीं होंगी। एक कॉमन मसला मैं सब लोगों के पास देख रही हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि जी अगर आप वर्किंग वुमेन है या मैन है या इसी तरह अगर आप घर में रहने वाली खातून हैं, सबका मसला एक ही जवाब, यार टाइम ही नहीं था, ये नहीं कर पाई, यार वक्त ही नहीं बचा। तो ये जो वक्त अब घर में रहने वाले के पास भी नहीं बच रहा है और जो दिन भर काम कर रहा है उसके पास भी नहीं बच रहा है, तो ये क्यों है? ये अगर पहले भी 24 घंटे ही हुआ करते थे, अभी भी 24 घंटे ही हैं, तो क्यों टाइम नहीं बचता? जो बेसिक हमारे घरों का भी जो कल्चर और रूटीन है, अब ज़्यादातर मोबाइल पे डाइवर्ट हो गई हैं। इवन ख़वातीन पहले फ़ोन कॉल्स पे लगी रहती थी गॉसिप करने के लिए, अभी वो ज़्यादातर यूट्यूब या टिकटॉक देख रही हैं फॉर वट एवर रीज़न, कुछ ख़रीद रही होंगी या फिर कुछ सीख रही होंगी। शायद कोविड की वजह से, पोस्ट कोविड जो हमारे मैकेनिज़्म है ना, वो ज़्यादातर स्क्रीन्स रिलेटेड हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो हम स्क्रीन पे ज़्यादा चले गए और इन पर्सन इंटरेक्शन हमारा कम हो गया। लेकिन एक अच्छे हेल्दी बैलेंस के लिए हमें ये बेसिक तो याद है कि हम मुसलमान हैं, हम एक मुसलमान मुल्क के रहने वाले हैं ना, बिल्कुल। तो नमाज का टाइम तो नमाज का होगा, वरना कज़ा हो गई, यानी कि मौत आ गई उसको, तो वो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकती। तो जब हमें 5 वक्त की नमाज का एक टाइम का एक बैलेंस अगर मालूम है और हम वो रख रहे हैं अपने घर में माहौल में, तो फिर हमें पता है कि स्कूल भी टाइम पे, नमाज भी टाइम पे, खाने का भी एक वक्त है, नाश्ते के वक्त को हम रात के खाने में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इफ़ यू डोंट हैव द टाइम, दैट मीन्स कि आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो और आप 3-4 घंटे 2 घंटे, आप आपके मोबाइल में अगर एक फीचर है, आप देखें कि आपने कितना टाइम कितने सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस पे स्पेंड किया है, बिल्कुल पता लग जाता है आपको, बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद आप देख सकती हैं कि क्या वो वक्त ज़ाया हुआ है या इन्वेस्ट हुआ है या उसका कोई रिटर्न है। शायद आप कोई कोर्स कर रही हैं ऑनलाइन, शायद कोई आप ऑनलाइन कोई मीटिंग अटेंड कर रही हैं, शायद कोई आप कोई स्किल सीख रही हैं, या सिर्फ आप स्क्रॉल करके रील भेजो, इसको रील भेजो, उसको रील भेजो, जिसका कोई हासिल वसूल नहीं है। अगर तो मोनेटाइजेशन के लिए आप स्क्रीन टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं तो बेशक करिए। ख़वातीन स्पेशली आई वुड रजिस्टर एंड से, और बच्चों के लिए जितना स्क्रीन टाइम आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं, आप उसका अपने सोशियोलॉजी, अपनी फिजियोलॉजी, अपने इमोशंस, अपने आपकी नेक, आपका मतलब आपका बॉडी पोस्चर, आपका मेंटल हेल्थ, आप ये सब चीज़ें असेस नहीं कर रहे हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि आपने क्या फजूल और कितना बिला वजह का वक्त ज़ाया किया है, जिसका कोई आउटकम नहीं और कोई रिटर्न नहीं होना। सो व्हाट डू यू फील कि इसमें हम लोग किस तरीके से इम्पैक्ट को असेस नहीं कर पा रहे? हम लोग इतने भेड़ चाल में भगदड़ में जो हो गए, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग प्रोबेबली। बिल्कुल ऐसा ही है, ह्यूमन इंटरेक्शन से हम लोग आउट हो गए। बच्चों को भी जो है ना बुरा तो लग रहा होता है कि भाई बच्चे अपने रूटीन में चलते हैं, बच्चों के रूटीन्स हैं उससे हट के नहीं करेंगे, लेकिन हमने क्या रूटीन सेट किए हुए नहीं किए हुए, क्योंकि मैं अक्सर देख रही हूँ अब जैसे हमारे वक्त में या अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन्स फॉलो करते हैं, और बाकी लोगों को मैं देख रही होती हूँ कि कोई रूटीन नहीं है। सुबह बच्चे ने स्कूल जाना है तो भी 1-1 बजे तक जाग रहे हैं, 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, और सुबह उठ के बच्चे चले भी जाते हैं। तो भाई वो तो अब वही वाली बात है, आप उनको ट्रेन किस तरह से कर रहे हैं, आपके घर में रूटीन क्या है, लेकिन नहीं है अब तवज्जो उस तरह से ना। उसकी वजह यही है कि शायद एक तो हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स में आ गए, दूसरा ये कि वर्किंग मदर्स हैं या उनका वैसे ही इंटरेस्ट या उनकी पेरेंटिंग स्किल्स का कोई सेट नहीं है शायद। लेकिन देखें जैसे बच्चे का रूटीन कुछ लोगों के यहाँ अच्छा बैलेंस फिर भी आउट है। वर्किंग मदर्स में तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन मैनेज थोड़ा उनको खुद भी सुबह उठ के भाग जाना होता है। जैसे मैं हूँ तो मैं कहती हूँ सब लेटेस्ट सुबह के अलावा भी ऐसे ही जैसे अब तो बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए भी, जैसे हमारे यहाँ सुबह हम नाश्ते के वक्त आपको पता है सनसर हुसैन तारा साहब का मॉर्निंग आ रहा है, सेसमी स्ट्रीट आ रहा है, वो देखा, स्कूल गए, देन यू हैव समथिंग इन द इवनिंग एंड द आफ्टरनून। कारी साहब का टाइम होता है, आपने अभी मौलवी साहब से जो बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़े आई डोंट नो, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, अभी पहले तो हम पढ़ रहे थे। देन आपकी कुछ एंटरटेनमेंट एंगेजमेंट होती है, फिर इवनिंग टीवी टाइम होता है, एंड देन जैसे टीवी 9 बजे कट ऑफ हो जाता था ना, वैसे हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स उस हिसाब से सेट थे। अब चूंकि अगेन आई विल कम बैक टू सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल, उसका कोई कट ऑफ टाइम नहीं है। तो बच्चों की पेरेंटिंग जो कर रहा है, जो भी है उसका गाइडेंस कर रहा है, जो भी मेंटोर कर रहा है उसको, ये मोबाइल का टाइम भी लिमिट होना चाहिए, जैसे टीवी स्क्रीन टाइम लिमिट होता है। आप लोगों के अंदर अगर घर वालों की कोई रूटीन सेट नहीं है तो जो पैदा किया है उसके लिए तो थोड़ा बहुत अपना जहन सेट करो, बिकॉज यू फील कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है इसके ऊपर।
इफ़ यू नॉट गिविंग योर किड्स द हेल्दी इन्वायरमेंट तो आप क्या दे रहे हैं फिर उनको? अच्छा, हम ये समझ रहे हैं ना कि रूटीन्स हैं बच्चों के, चलो ठीक है बड़े होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, लेकिन क्या ये आदत जो हम बच्चों के अंदर डाल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो वक्त की पाबंदी है, अपने रूटीन को, अपने वक्त को, अपने टाइम को मैनेज करना है, वो बड़े होकर कितना जो है ना वो इसका नुकसान उठाते हैं फिर अपनी ज़िंदगी में? देखिए, नुकसान तो वो अब किसने कोई गारंटी दी आपको कि आपका बच्चा बड़ा होगा? आपका बच्चा आपकी एक रिफ्लेक्शन है, आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आपका ब्रांड एम्बेसडर है, समझ लें। आपके मुल्क का, आपके दीन का, आपके घरेलू माहौल को प्रोजेक्ट कर रहा है जहाँ वो जा रहा है। तो पहली बात क्या होगी, बाप पे तो नहीं होगी, पहली बात तो होगी कि माँ की क्या तरबियत है, माँ ने क्या सिखाया तुम्हें, ठीक है? तो इफ़ यू आर नॉट बीइंग अ गुड रोल मॉडल, वो सुनता नहीं है जो आप बता रही हैं, वो देखता है जो आप कर रही हैं। अगर आप लोगों को जो टाइम देती हैं और जो सच बात फ़ोन पे कर रही हैं या लोगों से मुलाकात करती हैं तो अपने हिसाब से वक्त दे रही हैं, वो आप अपने बच्चे को दिखा रही हैं कि देखो मैं इज़्ज़त करती हूँ लोगों की, देखो इस तरह लोगों की इज़्ज़त कमाई जाती है। रिस्पेक्ट कोई आपको प्लेटर में रख के नहीं देगा। सो टाइम इज़ वन थिंग विच गिव्स यू द बेनिफिट के वैल्यू, रिस्पेक्ट, योर एबिलिटी। मेरी रेपुटेशन क्या है भाई, ये तो वक्त पे पहुंचती ही नहीं है, इनको तो छोड़ो, ये तो आएंगी 2 घंटे बाद, यार इन तो इंतज़ार करवाएंगी। इज़ दैट समथिंग जो मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहूँगी? कितनी बुरी बात है। ये ज़िंदगी में कितनी मैटर करती है, क्योंकि आप ये देखें हर जगह उसमें एक बहुत बड़ा स्किल आपका टाइम, वक्त की पाबंदी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रेपुटेशन में आपकी फिजिकल प्रेजेंस, आप किस तरह से बात करें, सब कुछ। लेकिन ये जो टाइम आपका निकल, जैसे यही बारी यार इसको तो हटाओ, तो वक्त पे पहुँचेगा नहीं। या फिर दूसरी बात ये भी होती है कि भाई बहुत सारे लोग आपको एंड वक्त पे डिच करा रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ फिर इंटरेक्शन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये रिलायबल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है ना वो आपको ज़िंदगी में बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए, डिच अगर कोई करा रहा है तो फिर वो मेरी लाइफ में तो माइनस हो गया फॉरएवर। देयर आर नो सेकंड चांसेस। ऐसे ही अगर आपने नहीं पहुंच सकते फॉर वट एवर रीज़न, यू आर नॉट अ मैन ऑफ योर वर्ड, आप अपनी कमिटमेंट, अपनी ज़बान के पक्के नहीं हैं और आपको मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो फिर मेरे दोस्त तो आप ना हुए, ठीक है? आपके साथ मैं प्रोफेशनल डीलिंग भी नहीं कर सकूंगी। एक मौका बंदा, हालात, वो तो हो गया, बारिश होगी जी, लाइट नहीं थी, फलां नहीं था, अंडरस्टूड। बट इफ़ दिस इज़ हैबिचुअल तो वो आपकी रेप्यूटेशन बिल्ड कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट इज़ जो हम सिखाते भी हैं एज ए पर्सनल ब्रांडिंग कोच। आपकी ब्रांडिंग, आपकी शनाख्त क्या है, आपको लोग पहचानते जानते किस वजह से हैं। तो अगर आप इज़्ज़त कमाना चाहते हैं तो पहली बात तो डिसिप्लिन, वो आता है टाइम देने से, टाइम की वैल्यू करने से। आप देखें बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन अगर वो टाइम पे पाबंद नहीं है ना तो फेल होंगे ज़िंदगी में, सक्सेसफुल कभी भी नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म में तो कम से कम नहीं होंगे। दैट इज़ गारंटीड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। पर्सनल ब्रांडिंग में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिस पर इंसान को काम करना बहुत ज़रूरी है? पर्सनल ब्रांडिंग में जो मेरी इमेज है, मैं अपने आप को पहले तो किस तरह देखती हूँ। देखिए, आप मेरे बारे में कुछ भी सोच सकती हैं, लेकिन जहनी तौर पे मैं अपनी सेल्फ इमेज, अपने आप को किस नज़र से देखती हूँ, उस इमेज को क्या मैं ठीक से प्रोजेक्ट कर पा रही हूँ, कि जो भी मेरी वैल्यू सिस्टम्स हैं, मेरी अपब्रिंगिंग नज़र आनी चाहिए। मैंने जो आपको कहा एज ए ब्रांड एम्बेसडर, वॉक द टॉक, सिर्फ बोलने से नहीं, आप जिए वो हकीकत जो आप अपने बारे में सोचते हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपके जहन पे प्रोजेक्ट हो रही है। देन यू बिल्ड ऑन दैट ब्रांड अपनी रेप्यूटेशन। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या वो कोइंसाइड करें? टेस्टिमोनियल लिया करें लोगों से। अब आप कोई सेशन देते हैं, आपसे मुलाकात हुई तो आप रिव्यू देंगी। देखें, गॉसिप तो लोग करते हैं, गीबत चुगली करते हैं, लेकिन जो अच्छा फीडबैक देते हैं ना कि नहीं यार वो कुछ अलग ही यूनिकनेस थी उसके अंदर, कुछ डिफरेंट था, वो यूनिकनेस जब आपको अपने बारे में पता चल गई, आपका वाओ फैक्टर, आपका एज, आपको दूसरों से मुनफरिद क्या चीज़ करती है। होस्ट भी बहुत सारे हैं, शोज़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन रमशा अलग कुछ कर रही होंगी, वो जब हाईलाइट होगा और उस पर आप प्ले करेंगे तो आपसे बड़ा लीडर बन के कोई उभर के नहीं आएगा। विच इज़ वाई ब्रांड बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रांडिंग इज़ एसेंशियल आज की डेट इन एज में। इस पर हम मज़ीद बात कर सकते हैं, बिल्कुल कि ब्रांड बनते कैसे हैं, अपनी छाप कैसे मनवानी है, और लॉयल्टी। 10 लोग अगर मेरे बारे में एक ही बात कह रहे हैं तो वो सच ही बोल रहे होंगे। ऐसा ही है, यू नो, दैट इज़ छाप, और वो लॉन्ग टर्म चलती है, ओवरनाइट नहीं बिल्ड हो सकती। अभी लोगों को इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, फ़ौरन मैं फेमस हो जाऊं, फ़ौरन मेरी रेपुटेशन बिल्ड हो जाए, भले नकल करके ही कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कर ले। मैं आपको पे करूं और मैं आपसे फॉलोअर्स भी, लाइक्स भी, और आपसे मैं टेस्टिमोनियल भी खरीद लूं कि मेरे बारे में जी अच्छी अच्छी तारीफें कर दें, ताकि लोग मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस को परचेज करें।
बेसिकली तो पीपल ऐसा आर ही बाइंग है, पीपल ना, yes. लेकिन उनको पता है कि फलां डॉक्टर साहब या फलां प्रोफेसर साहब पैसे लेके नहीं बोल रहेंगे, या इसके जो क्लाइंट्स हैं वो इस तरह मुफ्त में टेस्टिमोनियल वर्थ आप दे देंगे, अपनी कैसे पैसे बना नहीं। रहे हैं, बिल्कुल तो इट डिपेंड्स कि कौन कह रहा है आपके बारे में, क्या कह रहा है, यू नो, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और एनवायरमेंटली, डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली आपको अपनी प्लेसमेंट करनी आनी चाहिए लाइक अ प्रोडक्ट, कि लोग जो मुझे बाय कर रहे हैं, अब मैं अपने आप को समझ रही थी कि मैं टिकटॉक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अब मैं टिकटॉक को भी पॉजिटिवली यूटिलाइज करूँ, शायद मिलियन व्यूज़ ना आए, शायद वायरल भी ना हो, बट जो राइट आई बॉल्स मैं ढूंढूंगी ना, वो मेरी कनेक्टिविटी उनके साथ हो जाएगी। हम दोनों एक ही बोट में सवार हैं, क्योंकि मैं भी जो है जो बात आप करेंगी, मैं भी ये सोचती थी यार नहीं, ये जो सारा नाच गाना हो रहा है, ये जो सब कुछ झाड़ा उड़ी हो रही है, तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट पर्सनैलिटी हूँ। लेकिन येस, जब हमने उसको देखा, सीखा, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं यार, जो मैं कर सकती हूँ मुझे वो प्रोजेक्ट करना चाहिए, दुनिया जो कर रही है उसे करने दें। आपकी यूनिकनेस जो है ना, वो आपके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप खुद क्या हैं और कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसमें आपके सारे स्किल्स आ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आप अपने आप की हाइजीन, आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करते हैं, सब कुछ। थैंक यू सो मच नाज़िया, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।